अध्याय 151। अध्याय 149। परिवहन और आचार। राष्ट्र अनुवादक 54,96,90,339। देर रात हो चुकी थी और शहर के एक सुदूर कोने में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। बर्फ भालू गठबंधन के दो साहसी आदमी कमरे में बैठे थे। उनके सामने मेज पर शराब की कई बोतलें और शराब के साथ खाने के लिए कुछ खाना रखा था। वह हृष्ट-पुष्ट आदमी टैटू और घावों से ढका हुआ था। उनकी कमर पर एक पिस्तौल और मेज के पास दो स्वचालित राइफलें थीं। समय समय पर वॉकी टॉकी से अलग अलग आवाजें सुनी जा सकती थीं, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि अंधेरे कोनों में कई लोग छिपे हुए थे और यह अगोचर आंगन उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। तांग जेन ने चुपचाप आंगन के लेआउट का अवलोकन किया। एक क्षण बाद वो घर के सामने गया और धीरे से दरवाजा खोला। नशे में धुत दोनों लोगों को पता ही नहीं चला कि दरवाजा तुरंत खुल गया है। जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ, तांग जेन, जिसने क्वांटम स्टील्थ लाइट स्क्रीन को सक्रिय कर दिया था, पहले ही घर में प्रवेश कर चुका था। दरवाजा अपने आप क्यों खुल गया? एक साहसी व्यक्ति बुदबुदाया, लेकिन उसने अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाजे की ओर देखा। उसने पाया कि बाहर सन्नाटा था और कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही संवेदनशील थे। वो मोटा आदमी धीरे से घूमा और पाया कि उसका साथी पहले ही कुर्सी पर सिर झुकाकर सो गया था। जैसे ही वह उसे जगाने वाला था, उस मोटे आदमी को उसके सिर के पीछे तेज दर्द महसूस हुआ और फिर उसकी दृष्टि काली पड़ गई और वह बेहोश हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग जेन ने एक हाथ उठाया और उस मजबूत आदमी को, जिसका वजन 200 से अधिक जिन था, एक कुर्सी पर बिठाया। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह नशे में हो। इन दो साथियों से निपटने के बाद तांग जेन दीवार की ओर चला गया और दीवार पर लगे लोहे के दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सीढ़ियों से नीचे चलने पर एक अत्यंत विशाल तहखाना था। वह स्थान बहुत बड़ा था, परंतु वह सभी प्रकार के हथियारों और गोला बारूद से भरा हुआ था। यह इवानोव के हथियारों जितना जटिल नहीं था, लेकिन उससे कहीं अधिक थे। अब जब उसे वह मिल गया जो वह चाहता था, तो आगे बढ़ने का समय आ गया था। तांग जेन ने रोबोटिक रूप से इन क्रियाओं को दोहराया। आखिरकार पूरा गोदाम खाली करने से पहले वह आधे घंटे तक व्यस्त रहा। एक भी गोली नहीं बची। बेसमेंट से बाहर निकलने से पहले तांग जेन ने संतुष्टि के साथ ताली बजाए। जिन दो लोगों को तांग जेन ने बाहर कर दिया था, वे अभी तक नहीं उठे थे। तांग जेन ने भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जब उन्हें पता चला कि तहखाने में आग्नेयास्त्र गायब हो गए हैं, तो कौन जानता था कि ये बदकिस्मत लोग पागल हो जाएंगे। दूसरा पक्ष अन्याय था, और वह भी अन्याय था। आइए एक दूसरे के बारे में बात न करें। ये सिर्फ उनकी अपनी क्षमताओं पर आधारित था। हथियार डीलर के गुप्त गोदाम से निकलने के बाद तांग जेन एक पुल पर आया। कुछ देर खड़े रहने के बाद वह अचानक नीचे कूद गया। उसी समय एक ट्रक तेजी से पुल के नीचे चला गया और तांग जेन तेजी से ट्रक के पिछले हिस्से में उतर गया। एक आरामदायक स्थिति चुनने के बाद तांग जेन ट्रक पर लेट गया और उन दृश्यों को देखा जो सड़क के दोनों ओर तेजी से उसके पास से गुजर रहे थे। तांग जेन के दिमाग में अचानक एक अजीब विचार आया। राउंड ट्रिप ट्रांसमिशन के लिए संदर्भ बिंदु क्या था? क्या यह उसके पैरों के नीचे की अचल जमीन या वस्तु थी? तांग जेन ने एक पल के लिए सोचने के बाद उसे लगा कि पहले वाले की संभावना सबसे अधिक थी। अन्यथा यदि वह विमान पर टेलीपोर्टेशन पॉइंट सेट करता है, तो क्या वह मुफ्त में यात्रा नहीं कर पाएगा? अगर विमान में विस्फोट हो जाए, तो क्या वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा? उस स्थिति में एक ऐसे लक्ष्य के लिए टेलीपोर्टेशन बिंदु स्थापित किया जा सकता है जो हिल नहीं सकता। कारों और विमानों जैसी चलती वस्तुओं को टेलीपोर्टेशन बिंदु सेट करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अन्यथा यदि विमान उड़ गया तो भी वह उसी स्थान पर होगा। क्या वह आसमान से नहीं गिरेगा? उद्धरण चिन्ह। जब तांग जेन ने इस बारे में सोचा, तो उसने टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने का प्रयास किया। जैसा कि अपेक्षित था, टेलीपोर्टेशन सक्रिय नहीं हुआ।
ये पहली बार था कि टेलीपोर्टेशन फंक्शन विफल हो गया था। तांग जेन ने गुप्त रूप से अपने दिल में खुशी मनाई। ये सौभाग्य की बात थी कि उन्हें इस प्रतिबंध का पता चल गया था। अन्यथा टैंग जेन रोना तो चाहेगा, लेकिन उसके आंसू नहीं निकलेंगे अगर उसे पता चले कि महत्वपूर्ण क्षण में टेलीपोर्टेशन फंक्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तांग जेन ने ट्रक को टेलीपोर्टेशन बिंदु के रूप में उपयोग करने की कोशिश की और सफलतापूर्वक टेलीपोर्टेशन पूरा किया। कुछ मिनटों के बाद तांग जेन वापस आया और पाया कि वह अभी भी ट्रक में था। फिर उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। इसके स्वरूप से किसी चलती हुई वस्तु पर टेलीपोर्ट करने के लिए किसी को चलती हुई टेलीपोर्टेशन बिंदु पर लॉक करना पड़ता था, अन्यथा टेलीपोर्टेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ट्रक सड़क पर तेज गति से चला गया। तांग जेन ने अपना दिमाग साफ किया और आकाश में तारों को देखा। उनका मूड भी शांत हो गया। एक रात की नींद हराम करने के बाद तांग जेन को पता चला कि अगली सुबह आने पर वह पहले ही एक अपरिचित शहर में पहुंच चुका था। यह स्थान अभी भी आइसबियर एलायंस के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन यह एक तटीय शहर था। उद्धरण चिन्ह। ट्रक एक गोदी पर रुका। तांग जेन ने चारों ओर देखने के बाद वो ट्रक से कूद गया और सीधे 10,000 टन के मालवाहक जहाज के पास गया जो बंदरगाह छोड़ने वाला था। चुपके से मालवाहक जहाज पर कूदने के बाद तांग जेन को एक एकांत कोना मिला और वह जहाज के रवाना होने का इंतजार करने लगा। उसे नहीं पता था कि जहाज कहाँ जा रहा है, लेकिन जब तक वह आइसबियर एलायंस छोड़ सकता था तब तक ठीक था, क्योंकि यह जगह उसके लिए लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी। पिछली रात ऑल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक किट के माध्यम से तांग जेन ने आइसबियर एलायंस के खुफिया नेटवर्क को हैक कर लिया और उसके और इवानोव के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसा कि अपेक्षित था, इवानोव ठीक था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जैसा कि एक बूढ़े लोमड़ी से अपेक्षा की जाती थी, वह साफ सुथरा और कुशल था। आइसबियर एलायंस के पास उसके बारे में बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन ये केवल सतह पर थी। ये देखा जा सकता है कि आइसबियर एलायंस को राक्षसी हथियार और ढाल में बहुत दिलचस्पी थी। वे हर कीमत पर सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार थे। यही कारण है कि आइसबियर एलायंस खतरे में था और उसे उनसे बचना चाहिए। लेकिन मैं वापस आऊंगा। तांग जेन को जहाज के हिलते हुए हिस्से को अस्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि मालवाहक जहाज बंदरगाह से धीरे धीरे समुद्र में जा रहा था। सीगल के समूह लगातार उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। अगली बात यह थी कि धीरे धीरे प्रतीक्षा करें। समुद्र में नौकायन करना बेहद उबाऊ मामला था। जब टैंग जेन ऊब जाता था तो वह किताब पढ़ता था और दिवास्वप्न देखता था। उसके बाद वो इधर उधर टहलता और कुछ उबाऊ समय बिताता। क्वांटम अदृश्यता प्रकाश स्क्रीन को बंद नहीं किया गया था, इसलिए चालक दल को पता नहीं चला कि मालवाहक जहाज पर कोई अदृश्य साथी घूम रहा है। वे कई बार तांग जेन के पास से गुजरे, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। सूरज उगाया और चांद डूब गया। अनजाने ही 3 दिन बीत गए। इस दिन की दोपहर को तांग जेन ने आखिरकार समुद्र तट का लंबा विस्तार देखा। इसका मतलब ये भी था कि बड़ा जहाज अंततः बंदरगाह पर आ गया था। तांग जेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक पक्षी था जिसे पिंजरे में कैद कर दिया गया था। आखिरकार वह क्षण आ ही गया जब वह उड़ने के लिए स्वतंत्र था, और उसका मूड भी अतुलनीय रूप से लापरवाह हो गया था। जब बंदरगाह तांग जेन के मानचित्र की सीमा में प्रवेश कर गया, तो उसने तुरंत जांचना शुरू कर दिया कि वह कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। वह केवल विभिन्न ऊंचाइयों की आधुनिक इमारतें देख सकता था। विज्ञापनों पर शब्द इतने स्पष्ट थे कि इससे तांग जेन को तुरंत अपना स्थान निर्धारित करने की अनुमति मिल गई। यह आचार राष्ट्र था, एशियाई गठबंधन के किनारे पर एक छोटा सा देश। विभिन्न कारणों से यह एशियाई गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। बड़ा जहाज धीरे धीरे बंदरगाह में प्रवेश कर गया। तांग जेन धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ी। आसपास के वातावरण को समझने के बाद वह कंटेनरों के ढेर के बीच में चला गया और उसे वापस होली ड्रैगन सिटी ले जाया गया।
होली ड्रैगन सिटी में सब कुछ सामान्य था। निवासी हर दिन पवित्र ड्रैगन सिटी के निर्माण में व्यस्त थे और सैनिकों का प्रशिक्षण बिल्कुल भी ढीला नहीं था। एक और बात जिसने तांग जेन को खुश किया वह ये थी कि कल शाम होली ड्रैगन सिटी के एक अन्य निवासी ने मदर ट्री के साथ सफलतापूर्वक संचार किया था और एक ऐसी क्षमता में महारत हासिल की थी जो चोटों की रिकवरी को तेज कर सकती थी। जब तांग जेन ने ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मात्र वृक्ष की खेती के लिए मांस का उपयोग करने के बाद वृक्ष आत्मा कबीले की पुस्तकों में दर्ज मात्र वृक्ष की क्षमता प्रकट नहीं होगी। उसे गुप्त रूप से इस बात का पछतावा था, लेकिन उसे इतना बड़ा आश्चर्य मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस क्षमता की ताकत बाद के चरणों में थी। जब वे मात्र वृक्ष की शक्ति की सीमा के भीतर थे, तो मात्र वृक्ष के पक्ष का कोई भी सदस्य मात्र वृक्ष की शक्ति से उपचार प्राप्त कर सकता था। इसका उपयोग एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है या एक ही समय में कई लोगों पर डाला जा सकता है। माँ वृक्ष की शक्ति वास्तव में ऊर्जा का एक बहुत ही शुद्ध स्रोत थी जिसे केवल विभिन्न शरीरों के संचार के माध्यम से विभिन्न जादुई क्षमताओं में परिवर्तित किया जा सकता था, लेकिन मात्र वृक्ष अपने आप ऐसा नहीं कर सकता था। यह एक अन्य प्रकार का परजीवी रिश्ता था। संचारक मात्र वृक्ष की देखभाल करेगा और मात्र वृक्ष अपनी शक्ति संचारक को हस्तांतरित करेगा। हर कोई यह सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करेगा कि प्रत्येक को दूसरे से लाभ होगा। उद्धरण चिन्ह को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। अध्याय 152 पदानुक्रम और व्यापार मंच। 1 अनुवादक 54,96,90,339। अपने कमरे में तांग जेन ने उस भाग्यशाली व्यक्ति को देखा जिसने मात्र वृक्ष की क्षमता प्राप्त की थी। वो एक लड़की थी जो केवल 14 या 15 वर्ष की थी। उसके बाल मुरझाए हुए और पीले थे और वह बहुत पतली लग रही थी। तांग जेन के सामने वह असहज और घबराई हुई लग रही थी। उसने नए कपड़े पहने हुए थे जो उसे अभी दिए गए थे, लेकिन क्योंकि वह बहुत पतली थी, डेनिम कपड़े उसके शरीर पर खाली लग रहे थे, जैसे हवा का झोंका उसे उड़ा सकता है। किसने सोचा होगा कि इस पतली और कमजोर लड़की ने मात्र वृक्ष की एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता में महारत हासिल कर ली है, और यह क्षमता उसकी शारीरिक स्थिति के साथ एक मजबूत विरोधाभास पैदा करती है। सौभाग्य से मात्र वृक्ष की क्षमता में महारत हासिल करने के बाद उसे अनजाने में मात्र वृक्ष की शक्ति से पोषण मिलेगा और उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। घबराओ मत, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तांग जेन ने उस लड़की की ओर देखा जिसकी अभिव्यक्ति परेशान थी और उसने पूछने के लिए सौम्य स्वर का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। मैं नान काओ हूँ, सिटी लॉर्ड। लड़की की आवाज बहुत छोटी और कांप रही थी, जिससे वह शर्मीली और डरपोक लग रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, तांग जेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, चूंकि आप मात्र वृक्ष के साथ संवाद कर सकते हैं और उसकी क्षमता में महारत हासिल कर सकते हैं, इसलिए आपकी निवासी रैंक को 1 से बढ़ाया जा सकता है। जब आप एक और योगदान देते हैं, तो आपकी रैंक फिर से बढ़ाई जा सकती है। नान काओ ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर खुशी का एक संकेत दिखाई दे रहा था। योगदान के साथ कोई भी आगे बढ़ सकता है। स्तर ऊपर उठने के बाद व्यक्ति अधिक कल्याणकारी लाभ प्राप्त कर सकता था, और उचित कल्याण पुरस्कार लोगों को प्रतिस्पर्धा करने और सुधार करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रेरणा थे। सामाजिक वर्ग सदैव अस्तित्व में रहेंगे। तांग जेन ने इसे खत्म करने के बारे में कभी नहीं सोचा था क्योंकि इससे लोगों की लड़ने की भावना खत्म हो जाएगी। तांग जेन लुचेंग निवासियों के एक समूह को नहीं देखना चाहता था जो यथास्थिति से संतुष्ट थे। सामान्य निवासी रैंकिंग प्रणाली के अनुसार पवित्र ड्रैगन सिटी के अधिकांश निवासी स्तर 1 थे। यदि कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं थी, तो वे केवल तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक कि इमारत का स्तर 2 में अपग्रेड न हो जाए, इससे पहले कि वे स्वचालित रूप से स्तर बन जाए 2 निवासी। इस समय होली ड्रैगन सिटी में शामिल होने वाले नए निवासियों को स्तर 1 निवासी माना जाता था। जब इमारत को लेवल 3 में अपग्रेड किया गया,
तो निवासियों का पहला बैच लेवल 3 के निवासियों का होगा। बाद में शामिल होने वाले निवासियों को लेवल 2 में अपग्रेड किया जाएगा। होली ड्रैगन सिटी में शामिल होने वाले नए निवासी अभी भी लेवल 1 के निवासी होंगे, इत्यादि। वर्तमान में पवित्र ड्रैगन सिटी में केवल ताई सेंग, कियान लांग, मुरोब जियान, दा जियोंग और कुछ अन्य लोग कक्षा 2 के निवासी बन गए थे और अधिक बुनियादी कल्याण लाभों का आनंद ले रहे थे। कुछ दिन पहले लिसा और मो लुओ नामक छोटे लड़के को भी दूसरे स्तर के निवासियों के रूप में पदोन्नत किया गया था। अब नानकाओ नाम की यह लड़की भी थी। पवित्र ड्रैगन सिटी के सामान्य निवासियों के लिए यह निस्संदेह प्रेरणा का एक रूप था। अधिक से अधिक निवासियों ने अपने अवकाश के दौरान मातृ वृक्ष के नीचे प्रार्थना करना चुना, ये देखने के लिए कि क्या वे मातृ वृक्ष के साथ संवाद कर सकते हैं। यदि वे भाग्यशाली होते तो वे लेवल 2 के निवासी बन सकते थे और अधिक लाभ का आनंद ले सकते थे, जो उनके और उनके परिवारों के लिए अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। तांग जेन हमेशा इस तरह की चीज देखकर खुश होती थी। आखिरकार मात्र वृक्ष की क्षमता वाले जितने अधिक लोग होंगे, पवित्र ड्रैगन सिटी को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा, क्यों नहीं? नानकाओ को जाने देने के बाद तांग जेन घाटी में गया और उसने कियान लान को आश्रय की दूसरी भूमिगत मंजिल से चीजों को बाहर निकालने के लिए लोगों का नेतृत्व करते हुए पाया। करीब से देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इन लोगों ने स्क्रैप की गई कठपुतली को अलग कर दिया था और फिर कवच और हथियार बनाने के लिए उपयुक्त कुछ हिस्सों को निकाल लिया था। ब्लेड वाली कठपुतलियां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्वर्ण मिश्र धातु उत्कृष्ट गुणवत्ता की थी, उत्कृष्ट दृढ़ता और कठोरता के साथ छोटी कार्यशाला द्वारा उत्पादित कच्चे कवच और हथियारों से कहीं बेहतर थी। यह अपेक्षा थी कि 1000 ड्रैगन और अन्य लोग इसका उपयोग हथियार और कवच बनाने के लिए करने के बारे में सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग जेन ने कियान लोंग और अन्य को परेशान नहीं किया। इसके बजाय वह झील में जलीय पौधों की सफाई की प्रगति की जांच करने के लिए घाटी में झील की ओर चला गया, जिसे वह पल कहता था। अपनी विशेष बढ़ती आदतों के कारण इस प्रकार की जलीय घास केवल झील के किनारे ही मौजूद थी, इसलिए इसे साफ करना मुश्किल नहीं था। होली ड्रैगन सिटी के निवासियों के एक समूह ने झील के किनारे को घेर लिया, पानी की घास को पत्तियों और शाखाओं के साथ झील से बाहर खींच लिया और फिर उन्हें एक साथ जमा कर दिया। पानी की घास सूखने के बाद इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और जलाया जाएगा। तांग जेन ने देखा कि समुद्री शैवाल घृणित कीड़ों से ढका हुआ था। वे झील की विचित्र मछलियों का मुख्य भोजन थे। इन समुद्री शैवालों और कीड़ों के बिना अजीब मछलियां देर सबेर मर जाएंगी। पवित्र ड्रैगन वैली से लाओचेंग लौटने के बाद तांग जेन अपने माल की बिक्री की जांच करने के लिए कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर गए। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके कमरे का सारा सामान बिक गया था, जिससे उसे काफी अंक की आय हुई। तांग जेन, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, ने आधारशिला व्यापार मंच को ब्राउज करने की योजना बनाई, ये देखने के लिए कि क्या कोई सामान था जो उसकी नजर में आया और कोई जानकारी जो उसके लिए उपयोगी थी। आधारशिला व्यापार मंच का संचालन बहुत सुविधाजनक था। टैंग जेन उस जानकारी की खोज कर सकता था जो उस पर मौजूद श्रेणियों के अनुसार उसके लिए उपयोगी थी। कुछ देर तक इसे देखने के बाद एक जानकारी ने उनकी रुचि को आकर्षित किया। क्रिस्टल कार्बन की बड़ी मात्रा में बिक्री, प्रति पीस 1 पॉइंट। तांग जेन को पता था कि कार्बन क्या है, लेकिन उसने क्रिस्टल कार्बन के बारे में कभी नहीं सुना था। ये लाओचेंग दुनिया की एक विशेषता होनी चाहिए। उस बेचारे विक्रेता ने विस्तार से नहीं बताया। कौन जानता था कि यह क्रिस्टल कार्बन क्या था? सौभाग्य से कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक पूछताछ फंक्शन था जो एक विश्वकोश के समान था। जब तक आप अंकों का भुगतान करते हैं, आप अपने इच्छित उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तांग जेन द्वारा 10 अंक चुकाने के बाद उसे तुरंत वो उत्तर मिल गया जो वह चाहता था। क्रिस्टल कार्बन एक बहुत अच्छा ईंधन है। जलने के बाद इसका तापमान बहुत अधिक होता है और ये लंबे समय तक जल सकता है। यह मोह हथियार बनाने के लिए उपयुक्त है।
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। तांग जेन को अचानक एहसास हुआ तो इस प्रकार का क्रिस्टलीय कार्बन अत्यधिक उच्च तापमान वाला एक प्रकार का ईंधन था। अपने दिल में संदेह दूर करने के बाद तांग जेन को लगा कि ये 10 बिंदु इसके लायक नहीं थे। हालांकि यह कोई बड़ा नुकसान नहीं था। तांग जेन ने अब इतनी छोटी सी बात पर विचार नहीं किया और पढ़ना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह। जब तांग जेन ने आईवी ऑइंटमेंट बेचने के बारे में जानकारी का एक समूह देखा तो उसने तुरंत अंक का भुगतान किया और सब कुछ खरीद लिया। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार की जीवन रक्षक चीज कभी भी बहुत अधिक नहीं हो सकती। तांग जेन ने धीरे से आईवी मरहम उठाया जो रोशनी गायब होने के बाद उसके सामने आया। इसे रखने से पहले उन्होंने इसकी सावधानीपूर्वक जांच की। जब उसने अनजाने में मंच पर बेचे गए कल्टीवेटर कौशल को पलटा तो तांग जेन का मन द्रवित हो गया। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कृषक कौशल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वह अभी भी ये पता नहीं लगा सका कि वास्तव में ये कृषक कौशल क्या थे। क्या यह मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक के अस्तित्व के समान था? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने बर्स्ट नामक कल्टीवेटर कौशल पर क्लिक किया। इसमें कहा गया है कि यह विस्फोट प्रभाव के साथ एक शक्तिशाली हमले को पूरा करने के लिए शरीर की 70% से अधिक ताकत को तुरंत इकट्ठा कर सकता है। जब एक किसान ने हमला करने के लिए अपनी 70% ताकत का इस्तेमाल किया तो क्षति भयानक थी। इसके अलावा इसका विस्फोट प्रभाव पड़ा। ये फटना एक बहुत अच्छा कौशल था। हालांकि इसकी कीमत बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सामान्य कृषक कौशल जिसे हर कोई कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर खरीद सकता था, उसकी कीमत वास्तव में 5000 अंक थी। जब तांग जेन ने कीमत देखी तो उसका मुंह घूम गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि ताई सेन खेती की तकनीकों के बदले में क्यों चिल्ला रहा था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं किया। ये पता चला कि इन तकनीकों की कीमतें बहुत अधिक थीं और ताई सेन उन्हें वहन नहीं कर सकती थी। इस कल्टीवेटर कौशल की कीमत की गणना करने और इसकी तुलना अपने स्वयं के ब्लैक टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से करने के बाद तांग जेन, जिसने पहले महसूस किया था कि मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर काले दिल वाला था, को तुरंत एहसास हुआ कि आधारशिला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उसकी तुलना में कहीं अधिक काले दिल वाला था। मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर। एकमात्र बात जिससे तांग जेन को पछतावा हुआ वह ये था कि मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर में कल्टीवेटर कौशल के समान कोई एप्लीकेशन नहीं थे। तांग जेन ने लापरवाही से कुछ और कृषक कौशलों को देखा और पाया कि प्रत्येक कौशल की कीमत 5000 अंक से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह आधारशिला व्यापार मंच अंत तक काले दिल वाले होने की योजना बना रहा था। होली मास्टर्स को कृषकों के बीच कृषक के रूप में जाना जाता था, इसलिए उनके पास आधारशिला व्यापार मंच पर बिक्री के लिए विशेष कौशल भी थे। तांग जेन ने कुत्ते के सिर वाले पवित्र गुरु द्वारा इस्तेमाल किए गए सुरक्षात्मक अवरोध कौशल को देखा, जिसे उसने पहले छीन लिया था, और यह वास्तव में 8000 अंकों में बेचा गया था। तांग जेन इस तरह के सुरक्षात्मक कौशल से बहुत ईर्ष्यालु थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक उत्कृष्ट जीवन रक्षक विधि थी। यदि एप्लीकेशन स्टोर में समान फंक्शन वाला कोई एप्लीकेशन होता तो उसने इसे बहुत पहले डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होता। उद्धरण चिन्ह। हालांकि आधारशिला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कौशल खराब नहीं थे, तांग जेन इतने सारे अंक नहीं ले सके। वह अभी इसे केवल देख सकता था। हालांकि इसने तांग जेन को ये भी याद दिलाया कि अब उसके लिए अधिक अंक अर्जित करने का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। को-फाई दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। अध्याय 153। ब्लैक रॉक सिटी का दूत अनुवादक 54,96,90,339। तांग जेन ने अपना ध्यान कल्टीवेटर कौशल विकल्प से हटा लिया और थोड़ी देर के लिए लापरवाही से देखा। उसने गलती से मानचित्र नामक एक और विकल्प खोज लिया। उत्सुकता से उसे खोलने के बाद तांग जेन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि लूचेन के पास बिक्री के लिए एक नक्शा था। तांग जेन की आत्मा को झटका लगा। ये अच्छी बात थी।
इससे उन्हें आसपास के इलाके और सेनाओं को समझने में काफी मदद मिलेगी। इस पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद टैंग जेन ने इस मानचित्र को बेचने के नियमों को समझा। ये भी एक स्तर की सीमा वाली चीज थी। उदाहरण के लिए होली ड्रैगन सिटी वर्तमान में एक स्तर एक शहर था, इसलिए जो नक्शे खरीदे जा सकते थे वे भी केवल स्तर एक के नक्शे थे। ये केवल पवित्र ड्रैगन सिटी द्वारा नियंत्रित वास्तविक क्षेत्र, आसपास के 100 किलोमीटर के शहरों का स्थान और उनके द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को दिखा सकता है। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। स्पष्ट रूप से कहें तो ये लगभग एक खाली नक्शा था जिस पर कुछ इमारतों के स्थान अंकित थे। यदि कोई अधिक सटीक मानचित्र चाहता है, जैसे राक्षसों का वितरण, क्षेत्र में विभिन्न बलों के गढ़, ज्ञात बहुमूल्य सामग्रियों की उत्पत्ति और अन्य जानकारी, तो उसे सभी को पूरा करने के लिए उच्च मात्रा में अंक का भुगतान करना होगा। जानकारी, दूसरे शब्दों में, यह मानचित्र केवल एक सरलीकृत संस्करण था। यदि आप इसे पूर्ण या उत्तम संस्करण में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने अंकों का भुगतान करें। मंच पर परिचय को देखकर तांग जेन को लगा कि यह बहुत परिचित था। धोखाधड़ी से पैसे कमाने का ये तरीका बिल्कुल एप्लीकेशन स्टोर जैसा ही था। क्या वे उसी पर्दे के पीछे के बॉस से आए होंगे? अपने दिल में कोसने के बाद तांग जेन ने फिर भी आज्ञाकारी रूप से अंकों का भुगतान किया और लगभग खाली स्तर एक नक्शा खरीदा। हालांकि नक्शा खरीदने के बाद उसके अंक पहले ही खत्म हो चुके थे। एक पीला नक्शा दिखाई दिया जो ऐसा लग रहा था जैसे वह भेड़ की खाल से बना हो। तांग जेन की दृष्टि रेखा में प्रवेश करने वाली पहली चीज पवित्र ड्रैगन सिटी थी। हालांकि जब उन्होंने होली ड्रैगन सिटी द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को देखा तो उन्हें दर्द महसूस हुआ। मानचित्र पर चिन्हों के अनुसार होली ड्रैगन सिटी ने केवल होली ड्रैगन वैली के आसपास के एक छोटे से क्षेत्र को नियंत्रित किया। यहां तक कि घाटी के सामने विशाल बजरी का मैदान भी बिना मालिक की भूमि थी। मानचित्र पर ब्लैक रॉक सिटी को देखते हुए उसके नियंत्रण वाला क्षेत्र उसके स्वामित्व से 10 गुना अधिक था। विरोधाभास इतना स्पष्ट था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इस मानचित्र पर पवित्र ड्रैगन सिटी और ब्लैक रॉक सिटी के अलावा तांग जेन ने 7 से 8 अन्य शहरों की भी खोज की। दूसरे स्तर के शहर के अलावा बाकी सभी पवित्र ड्रैगन सिटी जैसे प्रथम स्तर के शहर थे। 100 किलोमीटर के दायरे में एकमात्र स्तर 4 शहर के रूप में अधिपति के रूप में ब्लैक रॉक सिटी की स्थिति निर्विवाद थी। तांग जेन को अपने दिल में संदेह महसूस हुआ। क्या ये सभी इमारतें इंसानों द्वारा बनाई गई थीं? क्या उनमें विदेशी जातियों द्वारा निर्मित इमारतें थीं? तांग जेन ने धीरे धीरे अपना ध्यान पास के लेवल 1 शहर पर केंद्रित किया। एक पल तक उसे घूरने के बाद कुछ शब्द अचानक मानचित्र पर उभर आए। लाश कबीले का लू चेंग, स्तर 1। तांग जेन का दिल उछल पड़ा। ये वास्तव में लाश कबीले का लू चेंग था। ये शापित आत्मा मस्तिष्क शव राजा, इसने शहर के टावर को सफलतापूर्वक बनाने के लिए किसी अज्ञात विधि का उपयोग किया था। ये वास्तव में बुरी खबर थी। लाशों की दौड़ के प्रकट होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों के पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं था। अब इस आदमी ने वास्तव में एक और शहर टावर बनाया था। वो बस इसे बड़ा और मजबूत बनाने जा रहा था और अधिपति होने का दावा करने वाला था। तांग जेन को लाशों की दौड़ के आतंक की गहरी समझ थी। उनमें मृत्यु से न डरने और दर्द से न डरने वाले शरीर की विशेषता थी। वहां सभी प्रकार के अजीब शव जाति के जीव भी थे जो मनुष्यों को शव जाति में बदलने की क्षमता रखते थे। ऐसे राक्षसों का सामना करने पर अन्य जातियों को युद्ध में कोई फायदा नहीं होगा। ब्लैक रॉक सिटी, जिसे इस हद तक पीटा गया था कि वह जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सका, सबसे अच्छा सबूत था। इतने सारे फायदों के साथ लाशों की दौड़ बिना किसी रोक टोक के संसाधनों को लूट सकती है। यदि लाश दौड़ का टावर आगे बढ़ना चाहता तो ये बेहद आसान मामला होता। चूंकि लाशों की दौड़ देर सबेर पवित्र ड्रैगन सिटी पर हमला करेगी, इसलिए उन्हें पहले कार्रवाई करनी होगी। आधारशिला व्यापार मंच छोड़ने के बाद तांग जेन का मूड थोड़ा भारी था।
ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी थोड़ा अभिमानी था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि पवित्र ड्रैगन सिटी बंद दरवाजों के पीछे विकास करके और उन बाहरी ताकतों को सक्रिय रूप से न छूकर अल्पकालिक विकास का अवसर प्राप्त कर सकता है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि यह वास्तव में शुतुरमुर्ग मानसिकता थी। आपको दूसरों से परेशानी नहीं होती, लेकिन दूसरे आपको ढूंढने की पहल करेंगे। चूंकि परेशानी अपरिहार्य है, तो पहल करना और इस परेशानी को पूरी तरह से साफ करना बेहतर है। तांग जेन इस बारे में सोच रहा था कि स्पिरिट ब्रेन लाश राजा के लिए कुछ परेशानी कैसे पैदा की जाए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह दरवाजे पर गया, पवित्र ड्रैगन शहर के सैनिक उसे ढूंढ लेंगे। सिटी लॉर्ड, ब्लैक रॉक सिटी ने एक कृषक योद्धा दस्ता भेजा है। उन्होंने आपसे एक दर्शक वर्ग का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। सैनिक के शब्दों से तांग जेन स्तब्ध रह गया। ब्लैक रॉक सिटी ने वास्तव में उसकी तलाश के लिए किसी को भेजने की पहल की। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें उनसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। वे क्या योजना बना रहे थे? तांग जेन के दिमाग में कई विचार कौंध गए, लेकिन उनके कार्यों पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो चौराहे तक चला गया, मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और तेजी से शहर की दीवार की ओर चला गया। शहर की दीवार पर कदम रखने के बाद तांग जेन ने नीचे नजर डाली और नीचे 5 सदस्यीय कल्टीवेटर युद्ध दल को इंतजार करते देखा। तांग जेन ने मुख्य व्यक्ति को पहचान लिया। वो जियो रुई नाम का युवक था। तांग जेन की शक्ल देखने के बाद जियो रुई, जिसने काले कल्टीवेटर की वर्दी पहनी हुई थी, ने अपने हाथ जोड़े और उसका अभिवादन किया। फिर उसने अपना मुंह खोला और तांग जेन से कहा, सिटी लॉर्ड, मैं ब्लैक रॉक सिटी का एक दूत हूं। मैं नगर प्रभु की ओर से आपको अपना नमस्कार भेजना चाहता हूं। साथ ही मैं आपको लाशों की दौड़ के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। तांग जेन ने जब ये सुना तो वह बुरी तरह हंसा। उन्होंने छोटी रुई की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है जैसे ब्लैक रॉक सिटी अब और नहीं रुक सकता। अब वह हमारे छोटे शहरों को निशाना बना रहा है। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। यदि ब्लैक रॉक सिटी मरे हुए लोगों के इस समूह के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो क्या हम छोटे परिवारों में मरे हुए लोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता है? जियो रुई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने ये सुना, और उसने न तो विनम्र और न ही दबंग तरीके से उत्तर दिया, गवर्नर टैंग, आप गलत है। ब्लैक रॉक सिटी केवल अस्थायी रूप से रक्षात्मक स्थिति में है। यह महज एक सामरिक रणनीति है। मुझे नहीं पता कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार जब मेरा ब्लैक रॉक सिटी नष्ट हो जाएगा, तो लाशों की दौड़ का अगला लक्ष्य निश्चित रूप से आपका पवित्र ड्रैगन सिटी होगा। मैंने एक बूढ़े आदमी को ये कहते सुना है कि जब होंठ चले जाते हैं तो दांत ठंडे हो जाते हैं। मेरा मानना है कि सिटी लॉर्ड टैंक की प्रतिभा और क्षमता के साथ उन्होंने इसके बारे में सोचा होगा, है ना? जानना या न जानना एक बात है, और करना दूसरी बात है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारे पास लाशों के कबीले से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? भागना कोई समाधान नहीं है। एक बार जब पूरी दुनिया पर लाशों की दौड़ का कब्जा हो जाएगा, तो हम कहां भागेंगे? मैं मानता हूं कि लाशों की दौड़ बहुत मजबूत है, लेकिन अंतहीन जंगल इतना विशाल है कि लाशों की दौड़ से भी ज्यादा ताकतवर एक से अधिक दौड़ें होनी चाहिए। आपने कहा था कि लाशों की दौड़ पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप सड़े हुए मांस के उस समूह के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं जो न तो इंसान है और न ही भूत। तांग जेन ने ये कहने के बाद जियो रुई पर नजर डाली और एक अभिव्यक्ति दी जिसमें कहा गया, मैं आपके जाल में नहीं फंसूंगा। आइए देखें कि आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं। दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? भले ही मरे हुए जाति उसकी दुश्मन हो, फिर भी अगर वह अपने सैनिकों को भेजना चाहता है तो ब्लैक रॉक सिटी को उसे पर्याप्त लाभ प्रदान करना होगा। तांग जेन के अड़ियल रवैये को देखकर जियो रुई और उसके पीछे के कृषकों को बहुत असहाय महसूस हुआ। इस बार उन्होंने पास के टावरों से संपर्क करने के लिए सिटी लॉर्ड के आदेश का पालन किया था। लगभग किसी भी टीम ने मिशन को आसानी से पूरा नहीं किया था।
जो लोग आमतौर पर ब्लैक रॉक सिटी को देखकर सम्मान करते थे, वे सभी अब अहंकार से काम कर रहे थे, जैसे कि उन्हें यकीन हो कि ब्लैक रॉक सिटी इस आपदा से बच नहीं पाएगा। जहां तक ये सवाल है कि क्या उनका अपना शहर ब्लैक रॉक सिटी के नक्शे कदम पर चलेगा, तो इन लोगों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिरकार वह किसी और समय की कहानी थी। वर्तमान स्थिति यह थी कि ब्लैक रॉक सिटी उनसे भीख मांग रहा था। ब्लैक रॉक सिटी एक बड़ा शहर था। यदि उन्होंने कुछ लाभ प्राप्त करने और उसमें से मांस का एक टुकड़ा काटने के लिए इस अवसर का लाभ नहीं उठाया होता, तो कौन जानता था कि उन्हें भविष्य में ऐसा कोई और मौका मिलेगा या नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। अध्याय 154 विफल वार्ता और शत्रु की स्थिति। 1 अनुवादक 54,96,90,339। जियो रूई ने तांग जेन के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझा। वह अपने ब्लैक रॉक सिटी से कह रहा था कि वह उसका फायदा उठाने के बारे में न सोचे। वो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उसे कुछ लाभ देने थे। हालांकि तांग जेन के साथ उसकी थोड़ी दोस्ती थी, लेकिन ये केवल उन दोनों के बीच का मामला था। इसका मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा जियो रूई के दृष्टिकोण से वो ब्लैक रॉक सिटी के संकट में पड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था। अपने माता पिता की हत्या के संबंध में वह पहले से ही ब्लैक रॉक सिटी के सभी प्रबंधन से नफरत करता था। यदि उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलीभगत नहीं की होती, तो उसके माता पिता की मृत्यु नहीं होती और उसे और उसकी बहन को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता, धमकाया नहीं जाता और हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसे अपने माता पिता की मौत का बदला लेना था। हालांकि वह वर्तमान में ब्लैक रॉक सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वह तांग जेन के साथ चर्चा कर रहा था कि लाश कबीले का विरोध करने के लिए सेना कैसे भेजी जाए। इसलिए उन्हें अपना रवैया सुधारना पड़ा और अपने पीछे ब्लैक रॉक सिटी के कृषकों को अपनी योजना का लाभ नहीं उठाने देना पड़ा। इस बिंदु तक सोचने के बाद जियो रूई ने गहरी सांस ली और तांग जेन से कहा, आइए इधर उधर ना घूमें जब तक कैस्टेलन टैंक सेना भेजने के लिए सहमत है। यदि आपका कोई अनुरोध हो तो कृपया हमें बताएं। हम ब्लैक रॉक सिटी उन पर विचार करेंगे और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब ब्लैक रॉक सिटी के एक कृषक ने यह सुना तो वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसके साथी ने उसे रोक दिया। हालांकि जब उसने तांग जेन को देखा तो उसकी आंखों में अवमानना और तिरस्कार के भाव झलक रहे थे। जब तांग जेन ने ये सुना तो वह खुश हो गया। उन्होंने जियो रूई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को कुशलता से करते हैं। अगर आप इसी तरह की बकवास में समय बर्बाद करते रहेंगे, जैसे कि अगर होंठ मर जाएंगे तो दांत ठंडे हो जाएंगे, तो मैं घूमकर चला जाऊंगा। आइए हम अपनी शर्तें बता दें। यदि यह काम करता है तो हम सहयोग करेंगे। यदि यह काम नहीं करता है तो हम इसे छोड़ देंगे। ये बहुत सरल बात है। जैसे ही तांग जेन की आवाज गिरी, ब्लैक रॉक सिटी का एक कृषक शहर की दीवार से बाहर कूद गया और तांग जेन की ओर इशारा करते हुए उसने शाप दिया, तुम क्या सोचते हो कि तुम हो? मैंने तुम्हें चेहरा दिया है, लेकिन तुम यह नहीं चाहते। मैं आपसे अपने सैनिक भेजने के लिए कहकर आपको मुंह दिखा रहा हूं। आपकी शर्तें बढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप मानते हैं कि ब्लैक रॉक सिटी द्वारा मरे हुए लोगों की दौड़ को समाप्त करने के बाद आपका सिटी टॉवर सबसे पहले नष्ट हो जाएगा? जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, दृश्य अचानक शांत हो गया। जियो रूई इतना क्रोधित था कि उसके दांत खुजलाने लगे। वह चाहता था कि वह इस कमीने को मार डाले जो उसकी मदद करने का दावा करता था, लेकिन वास्तव में उसकी निगरानी कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बातचीत के प्रभारी सभी कृषकों में से एक ऐसा व्यक्ति था। सिर्फ इसलिए कि वे ब्लैक रॉक सिटी में उच्च अधिकारियों के कनिष्ठ थे, वे सभी अहंकारी थे और समय समय पर उन पर उंगली उठाने के लिए बाहर निकल आते थे। वे सभी बेकार कचरा थे जो कुछ भी पूरा नहीं कर सके। कौन जानता था कि ब्लैक रॉक सिटी के उच्च अधिकारी ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए क्या सोच रहे थे?
या क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें इन दूतों पर भरोसा नहीं था और उन्हें डर था कि वे ब्लैक रॉक सिटी के हितों के साथ विश्वासघात करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, यह एक बुरा कदम था। इसका मतलब ये भी था कि ब्लैक रॉक सिटी का पतन दूर नहीं था। जियो रूई का चेहरा पानी की तरह काला पड़ गया था और वह बिना एक शब्द कहे अपनी जगह पर खड़ा रहा। ब्लैक रॉक सिटी के अन्य 3 कृषकों के चेहरे पर सहमति के भाव थे। यह ऐसा था मानो पवित्र ड्रैगन सिटी के लिए अपने सैनिकों को भेजना बिल्कुल सही और उचित था, और उनके लिए लाभ मांगना अपमानजनक था। दूसरी ओर ब्लैक रॉक सिटी के किसान के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। वह समय समय पर जियो रूई को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। तांग जेन ने शहर के नीचे के कुछ लोगों की मनोदशा की परवाह करने से इनकार कर दिया। वो पहले से ही मन पागलों की तरह हंस रहा था। फका वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जो इस दुनिया की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। तांग जेन मूल रूप से पैसे की उगाही का बहाना ढूंढने को लेकर चिंतित थी। अंत में इस व्यक्ति ने बाहर कूदने की पहल की। यदि उसने कीमत बढ़ाने का अवसर नहीं उठाया तो वह बस इस अजीब चीज को निराश कर रहा होगा। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी ब्लैक रॉक सिटी इतनी शक्तिशाली होगी। ठीक है, मेरी पवित्र ड्रैगन सिटी को अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। चूंकि आपके पास मेरी पवित्र ड्रैगन सिटी को नष्ट करने की क्षमता है, आप स्वाभाविक रूप से लाशों की दौड़ को भी नष्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, हर कोई। भावहीन चेहरे के साथ ये शब्द कहने के बाद तांग जेन जाने के लिए मुड़ा। सिटी लॉर्ड टैंग, आपने हमें अभी तक अपनी शर्तें नहीं बताई हैं, जियो रूई ने तुरंत कहा। ये देखकर जो कृषक बाहर कूद गया था, वो फिर से चिल्लाया, आप वास्तव में केवल लेवल 1 शहर के कास्टेलन के प्रति इतने विनम्र हैं। आपने हमारे ब्लैक रॉक सिटी को पूरी तरह से अपमानित किया है। बस आप प्रतीक्षा करें, जब हम वापस आएंगे तो मैं कैस्टेलन को इसकी सूचना दूंगा। तुम्हें सजा मिलेगी। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और तांग जेन को एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। जियो रूई बहुत खुश थी। उसने कृषक की ओर उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में हंसा। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। ये देखकर कि नेता चला गया था, ब्लैक रॉक सिटी के अन्य किसान तुरंत उसके पीछे चले गए। ब्लैक रॉक सिटी के काश्तकारों को देखते हुए, जो धीरे धीरे दूरी में गायब हो रहे थे, कियान लोंग ने अपनी बाहों को पार किया और उपहास किया। लोगों का ये समूह वास्तव में सोचता है कि वे कुछ है। वे सचमुच मूर्ख है। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि ब्लैक रॉक सिटी इस समय जीवन और मृत्यु संकट में है। ऐसी परिस्थितियों में अभी भी एक व्यक्ति है जो स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इतने बड़े बड़े शब्द, मुझे सच में नहीं पता कि उसके पास दिमाग है या नहीं। जैसे ही कियान लोंग ने बोलना समाप्त किया, ताई सेंग ने एक सिगरेट जलाई और एक गहरा कश लिया। बस उस आदमी की शक्ल को देखो। वो ब्लैक रॉक सिटी में उच्च अधिकारियों का कनिष्ठ होना चाहिए। वो टीम के नेता की निगरानी का प्रभारी है। वो एक बुद्धिहीन मूर्ख है। एक छोटे से विराम के बाद ताई सेंग ने आगे कहा, ब्लैक रॉक सिटी अधिक से अधिक निराश होती जा रही है। वे अब लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है। अब वे अपने ही लोगों की जासूसी भी कर रहे हैं। वे और किस पर भरोसा कर सकते हैं? टीम का नेतृत्व करने वाला युवक एक समझदार व्यक्ति था और स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। दुर्भाग्य से वह ब्लैक रॉक सिटी से था। वह जगह ऐसी जगह नहीं थी जहां आप केवल इसलिए सत्ता में आ सके क्योंकि आपके पास क्षमता थी। यह मत सोचो कि यह मामला उच्च अधिकारियों के कनिष्ठ द्वारा गड़बड़ कर दिया गया है। जब हम ब्लैक रॉक सिटी लौटेंगे तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर टीम का नेतृत्व करने वाले युवक को अनिवार्य रूप से दंडित किया जाएगा। टीएसके, ये कैसी दुनिया है? जब तांग जेन ने दोनों के चेहरों पर मजाकिया भाव देखे तो उन्होंने बीच में नहीं रोका। उन्होंने कुछ हद तक गंभीर स्वर में बोलने से पहले केवल उन दोनों के बोलने का इंतजार किया। भले ही ब्लैक रॉक सिटी के दूत नहीं आए, फिर भी मैंने मरे हुए दौड़ के घोंसले में जाने की योजना बनाई। देखना।
आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन मरे नहीं की जाति वास्तव में दूसरी दुनिया के राक्षस हैं। उस दुनिया में 8 शक्तिशाली लाश राजा थे, और इस लाश ज्वार को स्पिरिट ब्रेन लाश राजा नामक एक व्यक्ति ने शुरू किया था। उद्धरण चिन्ह। इस लिंगब्रेन ज़ोंबी किंग की खेती कम से कम ओवरलॉर्ड स्तर और उससे ऊपर है, और इस आदमी के बारे में सबसे शक्तिशाली बात उसकी खेती नहीं है, बल्कि उसका अहंकार है। तांग जेन ने अपने सिर की ओर इशारा किया और कियान लांग और ताई सेन की ओर देखा, जिनके भाव चौंका देने वाले थे। आगे बढ़ने से पहले, हालांकि लाश दौड़ की बुद्धि बेहद सरल है, लाश राजा अलग है। ये लाशों की दौड़ का राजा है, इसलिए आपको उन लोगों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए जो बेवकूफ दिखते हैं, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तांग जेन धीरे से घूमा और लाशों की दौड़ की अजीब इमारत की दिशा में देखा। उन्होंने धीरे से कहा, इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं कि द स्पिरिचुअल ब्रेन कॉर्प्स किंग ने पहले ही किसी अज्ञात विधि से सफलतापूर्वक एक शहर का निर्माण कर लिया है। हम ऐसे शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दे सकते। शवों की दौड़ ने वास्तव में एक शहर का निर्माण किया। ताई सेंग और उनके साथी तांग जेन के शब्दों से हैरान थे। वे दोनों मूर्ख नहीं थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। लाश दौड़ मूल रूप से उस तरह का असामान्य अस्तित्व था। अब जब उनके पास आधार है, तो उनके लिए आगे न बढ़ना मुश्किल होगा। जैसे जैसे शव जाति मजबूत होती गई, मानव जाति का रहने का स्थान भी छोटा होता जाएगा। जब उन्होंने इस मामले की गंभीरता के बारे में सोचा, तो वे दोनों तुरंत चुप हो गए, और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। तांग जेन ने दो लोगों के चिंतित भावों को देखकर धीरे से हंसते हुए कहा, आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। संसार में हर चीज एक दूसरे का प्रतिकार करने के लिए बाध्य है। प्रतीत होता है कि शक्तिशाली लाश कबीले में एक अनूठा प्राकृतिक दुश्मन होना चाहिए। चूंकि हम उन्हें आमने सामने नहीं हरा सकते, इसलिए हम गोल चक्कर का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे। कौन जानता है, हमें अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद तांग जेन ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उसने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे शहर की दीवार से नीचे चला गया। यह सही है, अगर ब्लैक रॉक सिटी के दूत दोबारा आते हैं, तो उन्हें बताएं कि 20,000 लेवल 2 दिमागों के बिना होली ड्रैगन सिटी से सेना भेजने की उम्मीद न करें। तांग जेन की आवाज धीमी लग रही थी। थाउजेंड ड्रैगन ताई सेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और एक स्वर में हंसे। यदि होली ड्रैगन सिटी रैंक 2 पर आगे बढ़ना चाहती है, तो उन्हें 20,000 रैंक 2 दिमागों का बलिदान देना होगा। ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड कैस्टेलन वास्तव में ब्लैक रॉक सिटी का वध करना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। अध्याय 155, मात्र वृक्ष का भोजन खत्म हो गया है, और पुलिसकर्मी काले रंग में है। अनुवादक 54,96,90,339। तांग जेन शहर की दीवार से नीचे आने के बाद, वह एक एक करके पवित्र ड्रैगन वैली के चारों ओर चला गया। तभी वह धीरे धीरे अपने कमरे में वापस चला गया और चारों ओर देखते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। 40 वर्ग मीटर से कम के कमरे को देखकर तांग जेन को शहर के भगवान के रूप में थोड़ा उदास महसूस हुआ। नगर स्वामी के रूप में उन्हें केवल इतना छोटा कमरा ही मिल सका। इससे ये भी पता चला कि होली ड्रैगन शहर का निर्माण क्षेत्र अभी भी बहुत छोटा था। जब ब्लैकस्टोन ब्रेन पल को भेजेगा, तो मैं टावर को लेवल 2 पर अपग्रेड कर दूंगा। सबसे पहले, मैं आवास की समस्या को हल करने में सक्षम हो जाऊंगा। दूसरा, मैं आसपास के राक्षसों को इकट्ठा करने और उन सभी को साफ करने में सक्षम हो जाऊंगा। इससे न केवल टावर की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि मात्र वृक्ष को अधिक भोजन भी मिलेगा, जिसका भोजन खत्म हो रहा है। एक तीर से दो शिकार। तांग जेन को हाल ही में पता चला था कि मात्र वृक्ष की अवशोषण क्षमता इतनी मजबूत थी। शिकारी कुत्तों के अवशेष कुछ ही दिनों में पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस समय सफेद हड्डियों के ढेर के बीच हर तरफ पहले से ही रंग बिरंगे फूल उगे हुए थे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे।
हालांकि इसका मतलब ये होगा कि मात्र वृक्ष को भोजन नहीं मिलेगा। हालांकि मात्र वृक्ष मिट्टी, सूरज की रोशनी और हवा से पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है, लेकिन इसकी उत्पादन गति भी गंभीर रूप से प्रभावित होगी। पहले, पर्याप्त मांस और रक्त के पोषण के तहत मात्र वृक्ष के तने का व्यास 1 मीटर से अधिक बढ़ गया था। हालांकि मांस और रक्त के पोषण के बिना उसी आकार को बढ़ाने में कम से कम 100 साल लगेंगे। विपरीतता इतनी स्पष्ट थी कि तानगजेन के पास इस बड़े खाने वाले के लिए भोजन खोजने के तरीकों के बारे में सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक इस बात का सवाल है कि मात्र वृक्ष इच्छुक था या नहीं, तानगजेन को इसकी परवाह करने का मूड नहीं था। अगर उसके पास वह चंद्रा झरने का पानी होता तो तानगजेन को मात्र वृक्ष को पानी देने और उस असुंडेरे आदमी को शांत करने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास ये बिल्कुल भी नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि यह कैसा दिखता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अभयारण्य की तीसरी भूमिगत मंजिल पर बड़ी संख्या में राक्षस हो सकते हैं, जिनका उपयोग मात्र वृक्ष के पोषण के रूप में किया जा सकता है, लेकिन ये केवल एक अनुमान था। दरवाजा खुलने से पहले किसी को नहीं पता था कि नीचे क्या छिपा है। तानगजेन अगले 2 दिनों में तीसरी भूमिगत मंजिल को साफ करने के लिए तैयार था। जितनी जल्दी उसने सफाई पूरी कर ली, उतनी ही जल्दी वह भूमिगत आश्रय की इमारत की नींव हासिल कर सकेगा और एक भूमिगत शहर का निर्माण कर सकेगा जो वास्तव में उसका होगा। जब उसने भूमिगत आश्रय के विशाल क्षेत्र के बारे में सोचा, तो तानगजेन को लगा कि चाहे उसने कुछ भी किया हो, यह इसके लायक था। एक बार जब यह सफलतापूर्वक बन गया, तो होली ड्रैगन सिटी को आवास की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगले कुछ दिनों में क्या करना है, ये तय करने के बाद तानगजेन उठे और अपने कपड़े बदले। वह आधारशिला व्यापार मंच में अंतर को भरने के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए मूल दुनिया में जाने के लिए तैयार था। होली ड्रैगन सिटी में दुकानों के लिए पुनः स्टॉक करने का समय आ गया था। मुरोगजी यान ने कुछ दिन पहले ही उन्हें इस बारे में बताया था। टेलीपोर्टेशन सक्रिय हो गया था और तानगजेन का चित्र गोदी पर दिखाई दिया। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने क्वांटम इनविजिबिलिटी लाइट स्क्रीन हटा दी और बाहर चला गया। कौन जानता था कि उसने केवल कुछ ही कदम उठाए थे जब तानगजेन ने कोने से एक युवक को घबराहट के साथ भागते हुए देखा। यदि तानगजेन की चपलता नहीं होती, तो वह उससे टकरा जाता। अरे दोस्त, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, तानगजेन ने एशियाई गठबंधन की भाषा में थूक दिया और अब दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं दिया। जब उस व्यक्ति ने तानगजेन को एशियाई गठबंधन की भाषा में बोलते हुए सुना, तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उन्होंने तानगजेन से एशियाई गठबंधन की भाषा में भी बात की। भाई, हम सभी एशियाई गठबंधन से हैं। मेरे पीछे लोगों के उस समूह को रोकने में मेरी सहायता करें। वे मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तानगजेन ये सुनकर चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जिस दिशा में उस आदमी ने इशारा किया था। दरअसल उसने लोगों के एक समूह को झपटते हुए देखा। उन सभी के भाव निर्दयी थे। खुद समझाएं, मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? तानगजेन एक अच्छा इंसान नहीं था। अगर वह किसी की मदद भी करना चाहता था तो भी उसे बातें स्पष्ट करनी पड़ती थी। ये सुनकर उस आदमी ने चिंतित भाव प्रकट किया। उसने अब तानगजेन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घूमा और अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसकी आकृति उन शिपिंग कंटेनरों के बीच से तुरंत गायब हो गई। तानगजेन ने उस आदमी की पीठ की ओर देखा। इससे पहले कि वह मुड़े और आगे बढ़े, उनकी आंखें थोड़ी हिली। लोगों का हांफता हुआ समूह जो तेजी से आगे बढ़ा, 2 समूहों में विभाजित हो गया। एक समूह ने पीछा करना जारी रखा जबकि दूसरे समूह ने तानगजेन को रोक दिया। भीड़ में काले सूट में एक युवक ने तानगजेन को खींच लिया और कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने आपसे क्या कहा? तानगजेन ने सार्वभौमिक भाषा अनुवादक चालू किया और स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के प्रश्न को समझ सका। हालांकि दूसरे पक्ष के रवैये ने उन्हें बहुत दुखी किया। उसने काले सूट वाले व्यक्ति की ओर तिरछी नजर से देखा,
जो उससे एक प्रश्न पूछ रहा था और उसने उसका हाथ झटक दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अपने दृष्टिकोण पर ध्यान रखें। मुझे आपके प्रश्न का उत्तर क्यों देना चाहिए? तान जेन ने किमची भाषा का प्रयोग किया। उनका उच्चारण स्पष्ट था और कोई त्रुटि नहीं थी। द मैन इन द ब्लैक सूट, जिसे टैंग जेन ने दूर धकेल दिया था, की अभिव्यक्ति बदल गई। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि किसी ने उसे पीछे खींच लिया। उसी समय एक महिला समूह से बाहर निकली और छोटे कदमों से तांग जेन के सामने चली गई। महिला लगभग 1.68 मीटर लंबी थी। उसके छोटे गहरे नीले बाल और गोरा और नाजुक चेहरा था। उसने सपाट चमड़े के जूते और काले रंग का सूट पहना था। उनका फिगर बहुत ही प्रभावशाली था। वह हर तरह से सुंदर थी। सर, हम एक खतरनाक आदमी का पीछा कर रहे हैं, वह आदमी जिसने अभी आपको रोका था। कृपया मुझे बताएं कि उन्होंने क्या कहा। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया सहयोग करें। आखिरकार यह आचार राष्ट्र का एक पुलिस अधिकारी निकला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी था। पुलिसकर्मी की बातें सुनकर तांग जेन बहुत अधिक संतुष्ट हुई। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने उनसे पुलिस को रोकने में मदद करने को कहा, लेकिन वह नहीं माने। वास्तव में यही मामला था, लेकिन तांग जेन ने यह उल्लेख नहीं किया कि वे दोनों एशियाई गठबंधन से थे। तांग जेन के शब्दों ने स्पष्ट रूप से इन किमची देश के पुलिस अधिकारियों को संतुष्ट नहीं किया। उन्हें सहज ही लगा कि तांग जेन जरूर कुछ छिपा रही होगी। इसलिए पुलिसकर्मी ने फिर पूछा, फिर सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या उस व्यक्ति ने आपको कुछ दिया था? तांग जेन ने अपने हाथ फैलाए और कंधे उचकाए, ये दर्शाता है कि उसने ऐसा नहीं किया। उनमें से कुछ के चेहरों पर निराशा और अनिच्छा के भाव थे। तांग जेन ने इसे उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा। वह मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि महिला पुलिस अधिकारी उसे रोक देगी। मुझे जो कहना चाहिए वह मैंने पहले ही कह दिया है। तुम अब भी मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम पागल हो? तांग जेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में पूछा। पुलिसकर्मी नाराज नहीं थी और उसने केवल तांग जेन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। कृपया हमें अपनी पहचान दिखाएं ताकि हम भविष्य में आपसे संपर्क कर सकें। ये तो बस एक रूटीन है। तांग जेन ने उसकी जेब को छुआ और खेदजनक अभिव्यक्ति प्रकट की। मुझे क्षमा करें, मैं इसे आज नहीं लाया। महिला पुलिस अधिकारी यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराई। जैसे ही उसने तांग जेन से कहा, उसकी नाक थोड़ी झुर्रीदार हो गई। ये ठीक है, बस हमें अपना नाम बताओ, हम त्वरित जांच के बाद पता लगाएंगे। हे, मेरा नाम कियान कियान है, झाओ रितियान। तांग जेन ने अपने दिल में शाप दिया। लानत है, किमची देश के पुलिस अधिकारियों का ये समूह इस बार बेनकाब होने वाला है। मोबाइल डिवाइस रखने वाले एक व्यक्ति ने स्क्रीन पर सर्च दर्ज किया। एक क्षण बाद उसने अजीब भाव दिखाया और महिला पुलिस अधिकारी से कुछ कहने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। तांग जेन की सुनने की क्षमता असामान्य थी। उसने एक भी शब्द खोए बिना फुसफुसाहट की सामग्री को सुना। उस पर विश्वास मत करो, वो बकवास कर रहा है। तांग जेन के मुंह का कोना हिल गया। उसने पीछे हटने की तैयारी कर ली। बस उनके सामने ये चंद लोग उन्हें टिकने की योग्यता नहीं रखते थे। महिला पुलिस अधिकारी ने अपने सहकर्मी की फुसफुसाहट सुनने के बाद भी अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना तांग जेन की ओर देखा। साथ ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी सामान्य पुरुष इतनी खूबसूरत महिला पुलिस अधिकारी के हाथ मिलाने को अस्वीकार करने में शर्मिंदा होगा। तांग जेन स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी और दूसरे पक्ष का नर्म और कमजोर हाथ पकड़ लिया। किसी ने उस उपहास पर ध्यान नहीं दिया जो तांग जेन की आंखों में चमक रहा था। जैसे ही उन दोनों ने हाथ मिलाया, महिला पुलिस अधिकारी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी पतली हथेली ने अचानक बल लगाया और जेन तांग की कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसी समय उसने जेन तांग को वश में करने के प्रयास में जोड़ को मोड़ दिया। इस पल में पुलिसकर्मी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक कांस्य प्रतिमा पकड़ रखी हो। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो,
वह दूसरे पक्ष की हथेली को हिला नहीं सकी। उसने सदमे में अपना सिर उठाया और पाया कि वह आदमी जो खुद को झाओ रिटियन कहता था, उसे मजाकिया भाव से देख रहा था। अरे, वह पहले से ही जानता था कि मैं उसे अपने वश में करने जा रहा हूं, लेकिन वह चकमा नहीं दे सका, इसलिए वह मुझे मूर्ख बनते देखना चाहता था। महिला पुलिस अधिकारी गुस्से में थी और अपने सहकर्मियों पर चिल्लाई, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से उसे पकड़ लो। इस व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। महिला पुलिसकर्मी के गुस्से वाले आदेश को सुनकर इन पुलिस अधिकारियों को एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं थी। वे तांग जेन के पास पहुंचे, जो उसके करीब था, उसे वश में करने की कोशिश में। दुर्भाग्य से वे नहीं जानते थे कि अगर 10 गुना अधिक लोग भी आ गए, तब भी तांग जेन को पकड़ना असंभव होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 156 नया एप्लीकेशन और सुपर चोर अनुवादक 54,96,90,339। काले सूट वाला आदमी जिसने पहले तांग जेन को खींचा था, वो सबसे पहले झपटा था। उसी समय उसने तांग जेन की निचली पसलियों पर बड़ी ताकत से हुक पंच मारा। ये देखा जा सकता है कि उसके मन में तांग जेन के प्रति द्वेष था और वह गुप्त साधनों का उपयोग करने का अवसर लेना चाहता था। दुर्भाग्य से तांग जेन के सामने उसकी छोटी योजना के सफल होने की संभावना नहीं थी। तांग जेन नहीं हिला। उसने अपना हाथ उठाया और काले सूट वाले व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह लड़खड़ा गया। उसके मुंह के कोने से तुरंत खून बहने लगा और उसका आधा चेहरा तुरंत सूज गया। यह अभी भी तांग जेन की दया दिखाने का परिणाम था, अन्यथा अगर उसने थप्पड़ मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो द मैन इन द ब्लैक सूट का सिर उड़ सकता है। बाकी लोगों को भी कोई फायदा नहीं मिला। तांग जेन ने महिला पुलिस अधिकारी को नियंत्रित करने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया। घूंसों और लातों के दौर के बाद जो पुलिस अधिकारी आगे आए, वे दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गए। जब तांग जेन द्वारा रोकी गई महिला पुलिस अधिकारी ने देखा कि तांग जेन ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया है और अपने सभी सहयोगियों को नीचे गिरा दिया है, तो वह अपने दिल में चिंता महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसका दूसरा हाथ उसकी कमर तक पहुंच गया। ये देखकर तांग जेन ने धीरे से उसे खींच लिया और महिला पुलिस अधिकारी उसकी बाहों में गिर गई। इससे पहले कि वह संघर्ष कर पाती, तांग जेन ने उसकी गर्दन बंद कर दी और वह आगे नहीं बढ़ सकी। उसी समय उसे महसूस हुआ कि एक बड़ा हाथ उसकी कमर तक पहुंच रहा है और उसकी बंदूक उस आदमी के हाथ में गिर गई। पुलिसकर्मी हैरान रह गई। ऐसे कुशल व्यक्ति के हाथ में बंदूक आ जाए तो शक्ति बहुत बढ़ जाती थी। जब उसने संभावित गंभीर परिणामों के बारे में सोचा, तो पुलिसकर्मी ने अपने दिल में प्रार्थना की कि यह व्यक्ति बंदूक चलाना नहीं जानता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुर्भाग्य से महिला पुलिस अधिकारी की प्रार्थना विफल हो गई, क्योंकि तांग जेन न केवल बंदूक चलाना जानता था, बल्कि वह इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग भी करता था। जब जेन टैंग द्वारा गिराए गए पुलिस अधिकारियों ने देखा कि जेन टैंग ने पुलिसकर्मी को अपने वश में कर लिया है और उसी समय अपनी बंदूक निकाल ली है, तो उनके भाव बहुत बदल गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली और एक के बाद एक जेन टैंग पर निशाना साधा। तांग जेन ने 5 या 6 काले थूथनों द्वारा निशाना बनाए जाने के बावजूद थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाया। इसके बजाय वह धीरे से मुस्कुराया और महिला पुलिस अधिकारी के सिर पर थूथन तान दिया। जैसे ही उसने सेफ्टी को हटा दिया, उसकी अभिव्यक्ति सहज थी। तभी उसने अपना सिर झुकाया और पुलिस अधिकारियों की ओर देखा, जो ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। अधिकारी हान को जाने दो, नहीं तो हम गोली मार देंगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी जेन तांग पर चिल्लाया। बंदूक पकड़ने वाला हाथ बहुत स्थिर था। ये देखा जा सकता था कि वह एक चतुर बूढ़ा व्यक्ति था। वह अन्य युवा पुलिस अधिकारियों के विपरीत, जिनके हाथ पहले से ही कांप रहे थे, किसी अप्रत्याशित स्थिति के सामने भी शांत रह सकते थे। वास्तव में तांग जेन भी अपने दिल में बहुत असहाय था।
उन्हें बिना किसी कारण के इस मामले में घसीटा गया, जिसके कारण किमची देश में उतरते ही उन्हें पुलिस ने निशाना बना लिया। यह उनके भविष्य के कार्यों के लिए बहुत प्रतिकूल था। भूल जाओ, बेहतर होगा कि मैं बहुत दूर न जाऊं, नहीं तो मुझे भागना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु तक सोचने के बाद तांग जेन ने तुरंत सर्व उद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक किट को सक्रिय किया और घरेलू पंजीकरण जानकारी प्राप्त करने के लिए किमची राष्ट्र के नेटवर्क को हैक करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। तांग जेन ने तुरंत एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो अपने विचारों से बिल्कुल उसके जैसा दिखता था और उसकी सारी जानकारी डाउनलोड की। उसी समय तांग जेन को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि यह लड़का वास्तव में एक मानसिक रोगी था और 3 साल पहले गायब हो गया था। तांग जेन खुश थी, स्वर्ग सचमुच उसकी मदद कर रहा था। इस आदमी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद तांग जेन ने उन पुलिस अधिकारियों को नजरअंदाज कर दिया जो अभी भी अपनी बंदूकें थामे हुए थे और एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उसने तुरंत अपने दिमाग से एप्लीकेशन स्टोर खोला और वर्चुअल रियलिटी सिम्युलेटर नामक एप्लीकेशन डाउनलोड किया। वर्चुअल रियलिटी सिम्युलेटर ये प्रक्षेपण के माध्यम से किसी वस्तु को प्रोजेक्ट कर सकता है। विशेष ध्वनि, प्रकाश और स्पर्श के माध्यम से यह नकली को असली चीज बताने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए इसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को उत्तेजित और गुमराह कर सकता है। डाउनलोड लागत 2000 सोने के सिक्के। दोस्ताना अनुस्मारक। इसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति की 5 इंद्रियां सामान्य लोगों के मानक से अधिक है। यह एप्लीकेशन अमान्य है और यह पेशेवर उपकरणों की स्कैनिंग को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जीवन और मनोरंजन के विकल्पों में काली तकनीक का अनुप्रयोग था। इसका उपयोग मूल दुनिया में सामान्य लोगों को धोखा देने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यदि इसका उपयोग कृषकों को धोखा देने के लिए किया जाता है तो इसे एक नज़र से देखा जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए काफी था। तांग जेन ने उस व्यक्ति की आईडी का चयन किया और उसी समय एप्लीकेशन को सक्रिय कर दिया। उन सशस्त्र पुलिस अधिकारियों की नजर में तांग जेन ने पिस्तौल नीचे रख दी और धीरे से अपनी जेब से एक आईडी निकाली। फिर उसने इसे महिला पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों के सामने लहराया। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि यह एक ऐसी आईडी थी जो अस्तित्व में ही नहीं थी, क्योंकि अगर आप इसे अपने हाथ से भी छूते हैं तो एप्लीकेशन के विशेष हस्तक्षेप के कारण आप गलती से कुछ वास्तविक समझ लेंगे। अधिकारी, यह मेरी आईडी है, क्या आपको लगता है कि कोई समस्या है? तांग जेन ने महिला पुलिस अधिकारी के हाथ में आईडी थमा दी और धीरे से उसकी गर्दन को पकड़ने वाले हाथ को छोड़ दिया। एक झटके में महिला पुलिस अधिकारी तांग जेन के आलिंगन से भाग निकली। उसी समय उसकी नजर अपने पहचान पत्र पर पड़ी। अपनी पेशेवर नजरों से उसने पुष्टि की कि यह एक वास्तविक पहचान पत्र था जो जाली नहीं था। उद्धरण चिन्ह। आईडी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपने इसे अभी क्यों नहीं निकाला? महिला पुलिस अधिकारी ने तांग जेन से ठंडे चेहरे से पूछा। मुझे डर था कि तुम मुझे वापस उसी जगह ले आओगे, इसलिए मैंने उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। तांग जेन ने मासूम चेहरे के साथ समझाया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने सतर्क होने का दिखावा किया और उन पुलिस अधिकारियों पर नजर डाली जो अभी भी अपनी बंदूकें थामे हुए थे। उसका शरीर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था और सफलतापूर्वक अपनी पहचान छिपा ली थी। वो बस इन पुलिस अधिकारियों को उसकी पहचान का उपयोग करके उस व्यक्ति की जांच करने देगा। 3 साल से लापता एक मरीज का सामना करते हुए उनका मानना था कि वे कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे। जब पुलिस अधिकारियों ने अपना ध्यान इस लड़के पर केंद्रित किया तो वह सुरक्षित निकल सका। ओह ठीक है, मुझे मेरी आईडी वापस दे दो, तांग जेन महिला पुलिस अधिकारी पर चिल्लाया। दूसरे पक्ष द्वारा अपनी आईडी सौंपने के बाद उसने उसे लेने का नाटक किया और अपनी जेब में रख लिया। फिर वह धीरे से कुछ कदम पीछे हट गया और अपने हाथ में मौजूद बंदूक को महिला पुलिस अधिकारी पर फेंक दिया। उसी समय जब महिला पुलिस अधिकारी को बंदूक मिली, तांग जेन उसके बगल के कंटेनर में खाली जगह की ओर बढ़ी और उसी समय क्वांटम स्टील्थ लाइट स्क्रीन को सक्रिय कर दिया।
उसका पूरा व्यक्तित्व बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऊपर फेंकी गई बंदूक को पकड़ने के बाद महिला पुलिस अधिकारी का दिल शांत हो गया। हालांकि उसकी हरकतें जरा भी नहीं रुकी। वह तुरंत उस गैप की ओर बढ़ी जहां से तानजेन ने प्रवेश किया था, लेकिन उसे पता चला कि दूसरा पक्ष पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। धत तेरी की, महिला पुलिस अधिकारी ने गुस्से में कंटेनर को लात मार दी। फिर उसे घेरने वाले पुलिस अधिकारियों से कहा, इस इलाके को तुरंत घेर लो। उसे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था। साथ ही मुख्यालय को एक संदेश भेजें और उनसे जिन मिंगजे नाम के व्यक्ति की जांच करने के लिए कहें। उनका जन्म XXX वर्ष में हुआ है और उनका घरेलू पंजीकरण शैनजी XX शहर XX रोड में है। तानजेन द्वारा क्वांटम स्टील्थ लाइट स्क्रीन को सक्रिय करने के बाद घबराए और हताश महिला पुलिस अधिकारी और उसके अधीनस्थों का उल्लेख नहीं किया गया। वह अपने दिल में अवसाद के निशान को दूर करने के लिए कंटेनर क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक वाक्य के कारण था जिससे बहुत परेशानी हुई। इससे तानजेन को उस आदमी की याद आ गई जिसने उसे अपने दिल में बसा लिया था। यदि वे भविष्य में मिले तो उसे अवश्य पीटना चाहिए। इस घटना के कारण ही किमची देश के पुलिस अधिकारियों ने तानजेन पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा। वह उनके लिए और अधिक मुसीबतें ढूंढने और हर रात बिना आराम किए उनसे ओवरटाइम काम कराने के लिए उत्सुक था। तानजेन का दिल हिल गया जब उसने अपने बगल में ढेर सारे कंटेनरों को देखा। वह धीरे से मुस्कुराया और एक कंटेनर के पास चला गया जो एक गुप्त स्थान पर स्थित था। एक जोड़ी दस्ताने पहनने के बाद उसने ताला हटा दिया और कंटेनर को खोल दिया। फिर वो अंदर आ गया। बॉक्स के अंदर क्या था ये देखे बिना तानजेन ने अपना हाथ लहराया और उसे रख दिया। फिर उसने टेलीपोर्टेशन सक्रिय किया और होली ड्रैगन सिटी लौट आया। वो जल्दी से इमारत के सामने खाली जगह पर चला गया और अपना सामान वहां रख दिया। टायसन और अन्य लोगों को इधर उधर न घूमने की हिदायत देने के बाद तानजेन अपनी मूल दुनिया में वापस चला गया और चुपचाप खाली कंटेनर से बाहर चला गया। जब उसने देखा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो तानजेन अगले कंटेनर की ओर लपका और अपनी पिछली कार्रवाई को दोहराते हुए कंटेनर को फिर से खाली कर दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा तानजेन को इसकी लत लग गई। इन बक्सों में रखी चीजें बहुत समृद्ध थीं। दर्जनों घन मीटर की मात्रा के कारण पर्याप्त संख्या में सामान प्राप्त हुआ। उनमें से कई चीजें ऐसी थीं जिन्हें तानजेन खरीदना चाहता था लेकिन नहीं खरीदा। इस बार उसने वास्तव में उन सभी को इकट्ठा किया और वह अमीर हो गया। तानजेन, जो लंबे समय से व्यस्त थे और सफलतापूर्वक एक चौंकाने वाले चोर की भूमिका निभाए, अपने हाथों से धूल को थपथपाया और संतुष्टि के साथ अपनी फसल की जांच करने के लिए पवित्र ड्रैगन सिटी लौट आए। उद्धरण चिन्ह। जब तक उन्हें पता चला कि कंटेनर साफ कर दिए गए हैं और कोई निशान नहीं बचा है, किमची पुलिस अधिकारी शायद काम से पागल हो गए होंगे। उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 157। फसल का जायजा लेना और तीसरी भूमिगत मंजिल खोलना। अनुवादक 54,96,90,339। पवित्र ड्रैगन सिटी चौराहे पर सभी प्रकार का सामान पहाड़ों की तरह ढेर किया गया था। निवासियों का एक बड़ा समूह उन सामानों की ओर इशारा कर रहा था जो बेतरतीब ढंग से ढेर किए गए थे। उनकी आंखें जिज्ञासा और उत्साह से भरी थीं। वे सिटी लॉट की जादुई क्षमता के बारे में लंबे समय से जानते थे, लेकिन ये पहली बार था कि उन्होंने माल का इतने बड़े पैमाने पर परिवहन देखा था। उद्धरण चिन्ह। तानजेन को आते देख सभी ने तुरंत अपनी बातचीत बंद कर दी, जिसके बाद उन्होंने बिना पलकें झपकाए उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में प्रत्याशा की झलक थी। तानजेन उनके विचारों को कैसे नहीं समझ सका। ये कुछ और नहीं बल्कि कुछ ऐसा था जिसने उनके दिलों को छू लिया। वे ये देखना चाहते थे कि क्या नगर भगवान हर किसी को एक या दो दे सकते हैं। जियान, कुछ लोगों को ले जाओ और इन चीजों की जांच करो, फिर उन सभी को गोदाम में रख दो। यदि कोई यह नहीं जानता कि उनका उपयोग किस लिए किया जाता है तो वह मुझसे पूछने आता है।
ताइसेंग, बस वहीं खड़े मत रहो और कुछ मत करो। अपने लोगों से ऊपर जाकर मदद करने के लिए कहें। जांच हो जाने के बाद प्रत्येक निवासी एक ऐसी वस्तु चुन सकता है जो उन्हें अंदर से पसंद हो। टैंग जेन की आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया और गिनने के लिए एक एक करके बक्सों को खोला। टैंग जेन काम में व्यस्त निवासियों के खुश चेहरों को देखकर मुस्कुराया। फिर उन्होंने ताई सेंग और कियान लान को किनारे बुलाया और आश्रय की तीसरी मंजिल को कैसे साफ किया जाए, इस पर चर्चा शुरू कर दी। वे तीनों कुछ दूर तक चले और एक बड़ी चट्टान पर बैठ गए। तांग जेन ने सिगरेट के 2 पैकेट निकाले और उन दोनों की ओर फेंक दिए। फिर उन्होंने कहा, पिछली बार जब हमने दूसरी मंजिल को साफ किया था, तो हमारी हरकतें कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में थीं। इससे आसानी से अनावश्यक जनहानि हो सकती है। होली ड्रैगन शहर की नींव अब कमजोर है, और अगर उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो मुझे लंबे समय तक दिल का दर्द महसूस होगा। इसलिए इस बार हमें तीसरी भूमिगत मंजिल को साफ करते समय अधिक सावधान रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। जब उन दोनों ने ये सुना तो वे गहराई से सहमत हुए। यदि यह तांग जेन की ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, तो पवित्र ड्रैगन शहर के सैनिक जो दूसरी भूमिगत मंजिल में प्रवेश करते थे, शायद कुछ ही कम हो जाते। उन दोनों को ब्लेड वाली कठपुतलियों की शक्ति की गहरी समझ थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, दोनों के हाव भाव देखने के बाद तांग जेन ने जारी रखा, इसीलिए मैं खुद नीचे जाने की योजना बना रहा हूं। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि कोई खतरा नहीं है, तो मैं आपको अपने लोगों को नीचे लाने के लिए सूचित करूंगा। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। तांग जेन की बातें सुनकर वे दोनों चुप हो गए। कियान लोंग ने पूछने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, सिटी लॉर्ड, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं। हालांकि आप हमेशा सभी खतरों को उठाने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते, है ना? अगर ऐसा है, तो हमारे साथ रहने का क्या मतलब है? ताई सेंग, जो किनारे पर खड़ा था, ने अपना सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से कियान लांग के शब्दों से सहमत हुआ। पवित्र ड्रैगन सिटी में शामिल होने से पहले वे दोनों सामान्य लोग नहीं थे। कम से कम तांग जेन की राय में, जब तक उपयुक्त परिस्थितियां थीं, वे दोनों महान कार्य कर सकते थे। पवित्र ड्रैगन सिटी में शामिल होने के बाद ही तांग जेन की चमक इतनी चमकदार थी कि उसने अन्य दो की चमक को फीका कर दिया। उनमें से कितने लोग जो अनंत जंगल में जीवित रह सकते थे सरल थे? अब उन दोनों के नेतृत्व में पवित्र ड्रैगन सिटी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी। मुख्य दुकानदार तांग जेन को भी कम चिंता थी। उन्हें केवल युद्ध के दौरान रसद मुहैया कराने और कमांडिंग पर ध्यान देने की जरूरत थी। यह अफसोस की बात है कि ऐसे लोग सामान्य बनने को तैयार नहीं होंगे। खतरे के पीछे छिपकर देखते रहना उनकी शैली नहीं थी। हालांकि यह बहुत सुरक्षित होगा। अगर उन दोनों को विकल्प दिया जाए, तो वे निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लेड की छाया में अपना खून बहाना चुनेंगे। दोनों के कंधों को थपथपाते हुए तांग जेन ने अपने सिर के ऊपर आकाश की ओर इशारा किया। इसके बाद उन्होंने होली ड्रैगन शहर के निवासियों के मुस्कुराते चेहरों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आसमान बहुत नीला है और होली ड्रैगन वैली बहुत सुंदर है? तांग जेन ने उन दो लोगों को देखते हुए जारी रखा जो स्थिति को नहीं समझ रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों क्या सोचते हैं। मुझे यकीन है कि होली ड्रैगन सिटी के निवासी भी ऐसा ही सोचेंगे, क्योंकि यह जगह ऐसा कर सकती है, उन्हें आश्रय और चिंता मुक्त जीवन प्रदान करें। हालांकि एक खूबसूरत सपने से जागना आसान था। यदि वह बिना किसी परेशानी के इस सपने को पूरा करना चाहता है, तो उसके पास एक स्थिर नींद का वातावरण होना चाहिए। ये पवित्र ड्रैगन सिटी के लिए भी ऐसा ही है। यह अभी भी बहुत कमजोर है और बहुत सारे तूफानों का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा कर रहा हूँ। इसे नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी हवा और बारिश को रोक रहा हूँ, ताकि यह लगातार बढ़ सके। ये होली ड्रैगन सिटी और आप सभी के लिए समान है। जब एक दिन आपके पास अंतहीन जंगल के तूफानों का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत होगी, तो मैं स्वाभाविक रूप से पर्दे के पीछे छिप जाऊंगा।
तुम मेरी ब्लेड और ढाल हो। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं आपको लाखों सैनिकों का नेतृत्व करते हुए और दुनिया भर में जीत हासिल करते हुए देख सकूंगा। मैं हमारी मानव जाति की महिमा को चिन्हित करने के लिए गैर मानव जाति के खून का उपयोग करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो उससे पहले तुम्हें जो करने की जरूरत है वह है अपनी खेती बढ़ाना और अपने अधीनस्थों की देखभाल करना। इतनी आसानी से मत मरो। मैं तब तक इंतजार नहीं करना चाहता जब तक होली ड्रैगन शहर का नाम दुनिया भर में नहीं जाना जाता, आप दोनों के बिना। तांग जेन ने मुस्कुराहट के साथ बोलना समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और मात्र वृक्ष की ओर चल दिया। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया और आगे कहा, याद रखना कि वापस जाओ और अपने उपकरण पैक करो। हम कल सुबह तीसरी भूमिगत मंजिल को साफ करना शुरू करेंगे। ... अगली सुबह ताई सिंह और कियानलोंग अपने पूरी तरह से हथियारबंद लोगों को साथ लेकर आए और तांग जेन का दूसरी भूमिगत मंजिल की गहराई तक पीछा किया। तांग जेन के निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें तीसरी भूमिगत मंजिल के प्रवेश द्वार की रक्षा करनी थी और उसके आदेशों की प्रतीक्षा करनी थी। उद्धरण चिन्ह। तांग जेन, जिसने काला लबादा और हल्का कवच पहना हुआ था, ने अपना हाथ बढ़ाया और तीसरी भूमिगत मंजिल का दरवाजा खोला। फिर वह अंदर चला गया। तांग जेन, जिसने ऑल राउंड डिजिटल बैटल इंटरफेस को सक्रिय किया था, चुपचाप तीसरी भूमिगत मंजिल के रास्ते से चला गया और आधिकारिक तौर पर तीसरी भूमिगत मंजिल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर गया। एप्लीकेशन की स्कैनिंग के बाद सभी प्रकार का डेटा तेजी से उसकी आंखों के सामने बहने लगा। उसी समय उनके दृष्टि क्षेत्र के दाहिनी ओर एक त्रि-आयामी इमारत की छवि दिखाई दी। मानचित्र दृश्य के साथ तांग जेन को तीसरी भूमिगत मंजिल की प्रारंभिक समझ थी। यह कोई आवासीय क्षेत्र नहीं था, बल्कि इमारतों का एक परिसर था जो एक शॉपिंग मॉल जैसा दिखता था। 5 मुख्य सड़कें थीं और प्रत्येक मुख्य सड़क के दोनों ओर दुकानें जुड़ी हुई थीं, जो 3 भूमिगत मंजिलों की पूरी जगह पर कब्जा कर रही थीं। फिलहाल तांग जेन पूरे तीसरे भूमिगत तल की प्रकाश नियंत्रण प्रणाली को खोजने में असमर्थ था। वह केवल आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता लड़खड़ा सकता था। सर्वशक्तिमान डिजिटल लड़ाकू इंटरफेस की सहायता से तांग जेन को अंधेरे में दृश्यों को देखने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अब तक तांग जेन को किसी राक्षस की छाया नहीं दिखी थी। इससे उसके दिल में थोड़ा संदेह पैदा हो गया। इस असामान्य स्थिति के पीछे जरूर कोई राक्षस होगा। तांग जेन ने अपने गार्ड को कम करने की हिम्मत नहीं की। मशीन गन हाथ में लेकर तांग जेन सावधानी से कुछ कदम आगे बढ़ा। उन्हें अभी भी कोई असामान्यता नहीं मिली। उसके हृदय में बेचैनी और भी सघन हो गई। वह अपने कदम रोके बिना नहीं रह सका और एक बार फिर ध्यान से इधर उधर देखने लगा। आसपास में अभी भी कोई असामान्यता नहीं थी। आवेदन में भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। हालांकि तांग जेन की बेहद संवेदनशील इंद्रियों ने उसे याद दिलाया कि कुछ उस पर जासूसी कर रहा था। उस तरह की भावना जिसने किसी की खोपड़ी को सुन्न कर दिया हो, उसे नकली नहीं बनाया जा सकता। धिक्कार है, वह क्या बकवास है, तांग जेन ने चुपचाप अपने दिल में शाप दिया। उसने हवा की गहरी सांस ली और अंततः अपने मन को शांत किया। उसने एक बार फिर बेचैनी का स्रोत खोजा। जब उसकी नजर अनजाने में एक दुकान पर पड़ी, तो अचानक एक धुंधली आकृति सामने आ गई। तांग जेन को केवल अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुआ। उसी समय उसने छाया की स्थिति पर निशाना साधते हुए अपनी बंदूक घुमाई और ट्रिगर खींच लिया। अंधेरी भूमिगत तीसरी मंजिल में बंदूकों की गोलीबारी की अनोखी आवाज तुरंत गूंज उठी। प्रकाश की धाराएं चमकी और सीधे चलती हुई छाया की ओर चली गई। उसी समय अचानक एक दर्दनाक चीख की आवाज आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 158 अजीब राक्षस। अनुवादक 54,96,90,339। तांग जेन का शॉट स्पष्ट रूप से लक्ष्य पर लगा था। हालांकि एक कानफोड़ू चीख के अलावा और कोई हलचल नहीं थी। तांग जेन, जिसे मशीन गन की ताकत की गहरी समझ थी,
थोड़ा घबराए बिना नहीं रह सका। साफ था कि जिस चीज से उसकी जासूसी हो रही थी उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ये संभवतः किसी अंधेरे कोने में छिपा हुआ था और उस पर गुप्त हमले की तैयारी कर रहा था। यह विचार तब प्रकट हुआ जब तांग जेन को अपने पीछे से एक आंधी आती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य सीधे उसकी पीठ की ओर जा रहा है। तांग जेन, जिसने खतरे को भांप लिया, तुरंत चकमा दे गया। इसके तुरंत बाद उसने स्विश स्विश ध्वनि सुनी, क्योंकि कुछ सुनहरे ब्लेड उसके शरीर से टकरा गए और कुछ ही दूरी पर दीवार में गहराई से समा गए। उस मूठ को देखकर, जो अभी भी कांप रहा था, तांग जेन गुस्से से चिल्लाया। उसके द्वारा लगातार कई हथगोले फेंके गए और एक के बाद एक विस्फोट की आवाजें आती रहीं। तांग जेन केवल चमकती रोशनी और विस्फोट की छाया के बीच तेजी से चमकती एक पतली आकृति को देख सका। गति बहुत तेज होने के कारण तांग जेन केवल अस्पष्ट रूप से देख सका कि यह एक मानव आकार की वस्तु थी। इसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। उसी समय इसने एक अजीब गोल्डन मास्क पहना हुआ था। हालांकि उसने केवल एक नजर डाली थी, तांग जेन पहले से ही यह पुष्टि करने में सक्षम था कि यह एक राक्षस था जिसकी खेती उसकी तुलना में थोड़ी सी भी कमजोर नहीं थी। उसके हृदय में घबराहट कई गुना बढ़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एकमात्र बात जो तांग जेन को असामान्य महसूस कराती थी वह ये थी कि उसका नक्शा इस राक्षस का चित्र दिखाने में असमर्थ था। इसे प्राप्त करने के लिए उसने किस पद्धति का उपयोग किया? चाहे कुछ भी हो, उसे पहले इस राक्षस से निपटना था। जब तांग जेन ने इस बारे में सोचा तो उसने अपने हाथ में मौजूद मशीन गन को हटा दिया। अपने हाथ के झटके से उसने बैंगनी इलेक्ट्रिक शॉट तलवार निकाली और सीधे उस स्थान पर झपटा जहां राक्षस गायब हो गया था। यह एक दुकान थी जो कपड़े बेचती थी। दीवारों और फर्श पर कपड़े बिखरे हुए थे। शायद ग्लिटरगोल्ड रेस की सौंदर्य संबंधी अवधारणा सोने की ओर अधिक झुकी हुई थी। इस दुकान में कपड़े मुख्य रूप से सुनहरे होते थे, कभी कभी गहरे सोने के कपड़े के साथ मिश्रित होते थे। कपड़ा और धातु पूरी तरह से मेल खाते हैं, जिससे लोगों को एक अलग तरह की दृश्य उत्तेजना मिलती है जो बहुत सुंदर दिखती है। मूल दुनिया के समान यहाँ की दुकानों में पुतले थे। हालांकि जब तांग जेन की नजर पुतलों की पंक्तियों पर पड़ी तो वह एहसास जिसने उसकी खोपड़ी को सुन्न कर दिया था एक बार फिर प्रकट हुआ। ये मॉडल नमूने के तौर पर चमकती सोने की जनजाति की महिलाओं के साथ बनाए गए थे। वे बहुत लंबे और दुबले पतले लग रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे पर सुनहरे कपड़े और अजीब सुनहरे मुखौटे पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो जिस राक्षस को उसने अभी अभी देखा था उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। तांग जेन ने चुपचाप लार का एक कौर निगल लिया। अब उसे यकीन हो गया था कि राक्षस पुतलों के ढेर के बीच छिपा हुआ था और बर्फ ठंडे मुखौटे के माध्यम से उसे देख रहा था। यह महसूस करने के बाद तांग जेन ने हिलने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इन मॉडलों को ध्यान से देखा और उन्हें अलग करने की कोशिश की। हालांकि कपड़ों की थोड़ी अलग शैली को छोड़कर ये पुतले लगभग एक जैसे ही दिखते थे। तांग जेन ने चारों ओर देखा और नहीं देखा कि छिपा हुआ राक्षस कौन था। वह क्या करे? तांग जेन ने बैंगनी बिजली की छोटी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं क्योंकि वह राक्षस के गुप्त हमले से बच रहा था और जवाबी उपाय के बारे में सोच रहा था। अचानक तांग जेन के दिमाग में प्रेरणा की एक किरण उभरी जब वह जल्दी से मानचित्र के परिप्रेक्ष्य में बदल गया। चूंकि राक्षस मानचित्र पर दिखाई नहीं दे सका, यह वर्तमान में पुतलों के झुंड के बीच छिपा हुआ था, जिसने इसे सीधे उजागर कर दिया। तांग जेन को राक्षस को खोजने के लिए केवल मानचित्र के परिप्रेक्ष्य के साथ अपनी सामान्य दृष्टि की तुलना करने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, मानचित्र दृश्य के माध्यम से तांग जेन ने पाया कि उसके बाईं ओर मॉडलों की पंक्ति में एक स्पष्ट अंतर था। उसकी दृष्टि के सामान्य क्षेत्र में एक सुंदर मानव मॉडल खड़ा था। ये यही है, ये गलत नहीं हो सकता। तांग जेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उसकी नजर उसके शरीर पर पड़ी।
ऐसा लगा मानो उसे कुछ भी असामान्य न मिला हो। हालांकि उसकी उंगली पर एक हरी बत्ती चमकी। एक पतली श्रृंखला एक जहरीले बाढ़ ड्रैगन की तरह थी जो अपने छेद से बाहर निकली थी और सीधे मॉडल की ओर बढ़ रही थी। उसी समय एक विचार के साथ तांगजेन ने ऑर्गन मैग्नीशियम विस्फोट फ्लैश एप्लीकेशन खोला, जिसे डाउनलोड करने के बाद से उसने शायद ही कभी इसका उपयोग किया था। अंधेरे से एक अतुलनीय चकाचौंध रोशनी फूट पड़ी। ऑल अराउंड डिजिटल बैटल इंटरफेस ने तुरंत चमकती रोशनी को फिल्टर कर दिया। तांगजेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि जब राक्षस अपनी आधी उड़ान भर चुका था तो उसने जंजीर से बचने के लिए हिलने की कोशिश की। हालांकि अचानक तेज रोशनी फूटने से वह घबरा गया। लंबे समय तक अंधेरे वातावरण में रहने के बाद सूरज की रोशनी के अचानक संपर्क में आने से बहुत नुकसान होगा। अर्जेंटीना मैग्नीशियम फ्लैश द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का तो जिक्र ही न करें। इसकी चमक सूरज की रोशनी से कहीं अधिक थी और तुरंत रेटिना को जला सकती थी, जिससे स्थायी अंधापन हो सकता था। यह अज्ञात था कि राक्षस तीसरी मंजिल के अंधेरे तहखाने में कितने समय तक रहा था। इसकी आंखें पहले से ही अंधेरे वातावरण में पूरी तरह से अनुकूलित हो चुकी थीं। तांगजेन की विधि बेहद प्रभावी थी और राक्षस पहले ही इसके जाल में फंस चुका था। एक और कान भेदी चीख निकली, जिससे तांगजेन के कान के पर्दे दुखने लगे। राक्षस ने अपनी आंखें दोनों हाथों से ढक ली क्योंकि उसका शरीर हरी जंजीरों से मजबूती से बंधा हुआ था। वह लगातार जमीन पर गिरकर छटपटा रहा था। जो जंजीरें उसे बांध रही थीं, वे कभी कभी खींच जाती थीं, लेकिन वह उन्हें तोड़ने में असमर्थ था। तांगजेन ने अपने गार्ड को निराश करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने राक्षस को बंधे होने के बाद सख्त संघर्ष करते हुए देखा था। उसने अपने हाथ में बैंगनी बिजली की छोटी तलवार पकड़ रखी थी और ध्यान से उसके पास जाकर इस राक्षस को खत्म करने का अवसर ढूंढने की तैयारी कर रहा था। जो राक्षस संघर्ष कर रहा था उसने तांगजेन के दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह संघर्ष करता रहा। तांगजेन ने मौके का फायदा उठाया और बैंगनी बिजली की छोटी तलवार उठाई, बेरहमी से राक्षस की पीठ में छुरा घोंप दिया। कुछ मीटर बैंगनी बिजली की छोटी तलवार ने राक्षस की पीठ को छुआ ही था कि अचानक एक स्पष्ट और दर्दनाक आवाज सुनाई दी। इसके कारण तांगजेन को बैंगनी बिजली की छोटी तलवार को जोर से खींचना पड़ा जो राक्षस के शरीर में घुसने वाली थी। हल्की यी ध्वनि के साथ वह 2 कदम पीछे चला गया और चुपचाप राक्षस की ओर देखने लगा। राक्षस के आकार से ये स्पष्ट रूप से चमकती सोने की जनजाति का एक महिला परिवर्तन था। इसकी ताकत तांगजेन की तुलना में थोड़ी अधिक थी। इसके अलावा कोई अन्य असामान्यताएं नहीं थीं। हालांकि अभी अभी राक्षस के मुंह से जो आवाज आई, उसने तांगजेन को पुष्टि कर दी कि यह राक्षस सरल नहीं था। तांगजेन के ज्ञान के अनुसार राक्षसों में बात करने की क्षमता केवल तभी होगी जब उनकी ताकत लॉर्ड स्तर तक पहुंच जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी बुद्धि पहले ही धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। राक्षस का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी बुद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। उसके पैरों के नीचे राक्षस के पास केवल स्तर 4 की खेती का आधार था, लेकिन वह लोगों से बात करने में सक्षम था। यह बहुत ही असामान्य था। यही कारण था कि तांगजेन ने इसे नहीं मारा। सार्वभौमिक भाषा अनुवादक को सक्रिय करने के बाद तांगजेन ने राक्षस को लात मारी और गहरी आवाज में कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस राक्षस को लात मारी गई थी, उसने तांगजेन का सवाल सुना। उसने अपना मुंह खोला और उस अजीब भाषा में बोला। हालांकि तांगजेन, जिसने सार्वभौमिक भाषा अनुवादक चालू किया था, इसके शब्दों की सामग्री को समझ गया। तुम मेरे घर में क्यों घुसे और मेरी आंखों को भी चोट क्यों पहुंचाए? जब तांगजेन ने ये सुना तो उसने अपने दिल में सोचा कि यह वास्तव में मामला था। यह एक राक्षस था जिसके पास बुद्धि थी। सौभाग्य से उसने इसे नहीं मारा, नहीं तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जिस क्षण उसने सोचा कि यह चमकती सोने की दौड़ से आया है, तांगजेन गुप्त रूप से खुश हो गया। शायद इससे उसे अभयारण्य के बारे में सारी जानकारी मिल सके। आपका अभयारण्य मेरी इमारत के नीचे दिखाई दिया।
मैंने अभी तक आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? तांग जेन ने एक बदमाश की तरह व्यवहार किया, बाहरी दुनिया की जानकारी को न समझने के लिए दूसरे पक्ष को धमकाया क्योंकि उसने दृढ़ विश्वास के साथ जवाब दिया। तांग जेन ने चमकती सोने की दौड़ की अनुवादित भाषा का उपयोग किया था, इसलिए राक्षस उसके प्रश्न को समझ गया। जब उसने संघर्ष करना बंद कर दिया, तो उसने कठिनाई से अपना शरीर घुमाया और तांग जेन का सामना किया। हालांकि वह निश्चित था कि यह राक्षस अंधा था, तांग जेन को अभी भी मुखौटे के पीछे से एक जलती हुई नजर महसूस हुई। यह ऐसा था मानो वह उसके आर पार देखना चाहता हो। इस तरह की भावना ने तांग जेन को बहुत असहज महसूस कराया। आप चमकती सोने की जनजाति के सदस्य नहीं हैं, लेकिन आप हमारी भाषा बोल सकते हैं। ये वाकई अद्भुत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका टावर कहाँ है? क्या यह अभी भी गोल्डन रॉक दुनिया है? इतना कहने के बाद राक्षस ने बिना हिले डुले तांग जेन का सामना किया और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 159 चमकती सोने की दौड़ की रानी। एक अनुवादक 54,96,90,339। वो साफ बोलता था और उसका स्वर पानी की तरह शांत था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि तांग जेन ने अपनी आंखें मूंद ली थी। यह कोई राक्षस नहीं था जिससे निपटना आसान था। यह विचार तांग जेन के दिल में कौंधने के बाद वह धीरे से नीचे बैठ गया और चमकते सोने के कबीले राक्षस से कहा, मेरा टॉवर इस आश्रय के ठीक ऊपर है, और यह निश्चित रूप से वह गोल्डन रॉक दुनिया नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। राक्षस ने सिर हिलाया और थोड़ी धीमी आवाज में कहा, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे एक अस्पष्ट एहसास हो रहा है कि यह अब वह दुनिया नहीं है जिससे मैं परिचित हूं। मैं बाहर जाकर देखना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही है, जिससे मेरे लिए आश्रय छोड़ना असंभव हो गया है। तांग जेन ने उत्तर दिया, आप स्वाभाविक रूप से नहीं जा सकते क्योंकि आपकी वर्तमान पहचान जंगली इमारत से एक राक्षस है। आप इस संसार के नियमों से बंधे हैं। जब इस अभयारण्य की नींव हटा दी जाएगी, तो यह अभयारण्य और इसके अंदर के राक्षस आपके सहित पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तांग जेन के शब्दों से राक्षस का शरीर थोड़ा कांपने लगा। इसने अपना शरीर मोड़ लिया और बमुश्किल उठकर बैठ सका। इसने पूछना जारी रखा, मैं भी आपके द्वारा बताए गए नियमों को स्पष्ट रूप से समझ सकता हूं, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। आपदा से बचने के लिए हमारी चमकती सोने की दौड़ ने इस भूमिगत आश्रय का निर्माण करने के लिए हमारे सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया, लेकिन किसने सोचा होगा कि आपदा की शक्ति हमारे विचार से कहीं अधिक थी। यहां तक कि मजबूत आश्रय भी इसका सामना नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह। यह एक अदृश्य दानव है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये हर जगह है। मेरे सामने मेरे कुल के लोग एक के बाद एक मरते गए, लेकिन मैं असहाय था। बाद में मैं उस अजीब शक्ति के हमले का सामना नहीं कर सका और मेरे शरीर की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। जब मैं मरने वाला था, तो शायद ये चमकती सोने की जनजाति के पूर्वजों का आशीर्वाद था कि मुझ में चेतना का अंश बचा रहा और अंततः मैं आधा मानव आधा भूत बन गया। उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं नहीं चाहता था कि चमकती सोने की जनजाति दुनिया से गायब हो जाए, इसलिए मैंने अपने आदिवासियों को उनके राक्षसी राज्य से वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की। हालांकि लगभग 100 वर्षों के बाद भी मैं यह नहीं कर सका। अंत में मुझे इस विचार को छोड़ना पड़ा और मैं केवल उन सभी को अभयारण्य के शीर्ष तक ले जा सका, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं उन्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढूंगा और फिर उन्हें छोड़ दूंगा। राक्षस का वर्णन सुनते समय तांग जेन ने समय समय पर सिर हिलाया, जिसके बाद उन्होंने अचानक पूछा, मुझे अभी भी नहीं पता, चमकती सोने की जनजाति में आपकी क्या पहचान है? राक्षस फूट फूट कर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं गोल्डन ग्लिटर गोल्ड रेस के शाही परिवार का एकमात्र जीवित व्यक्ति हूँ।
यदि प्रलय न आता तो मैं सुनहरी चमकीली जाति की रानी बन जाती। ये चमकती सोने की दौड़ की रानी है, मैं अपमानजनक रहा हूं। तानजेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने चमकती हुई सोने की दौड़ की रानी की ओर देखा और कहा, जैसा कि आपने कहा था, क्या आप चमकती हुई सोने की दौड़ को राक्षसों में बदलने के लिए नियंत्रित कर सकती हैं? मैं निचले स्तर के कुछ राक्षसों को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ अधिक शक्तिशाली राक्षसों को केवल थोड़े समय के लिए ही नियंत्रित कर सकता हूं। अगर मेरे पास आपको फिर से दिन की रोशनी देखने और सामान्य शरीर में बदलने का कोई तरीका है, तो मुझे क्या लाभ मिल सकता है? चमकती सोने की दौड़ की रानी दंग रह गई। एक क्षण की झिझक के बाद उसने कहा, यदि आप मुझे मेरे सामान्य जीवन में लौटने में मदद कर सकते हैं, तो मैं चमकती सोने की दौड़ के सभी खजाने आपको दे सकती हूं। आप क्या सोचते हैं? तानजेन का चेहरा तिरस्कार से भर गया था, क्योंकि उसने चमकती सोने की दौड़ की रानी की जंजीरों की ओर इशारा किया था। अब जब सारा आश्रय मेरे हाथ में है, तो जिन खजानों का तुमने उल्लेख किया है, वे देर सवेर मेरे ही होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि मुझ पर उपकार करने के लिए मेरी चीजों का उपयोग करना हास्यास्पद है? तुम बेशर्म हो। ये चमकती सोने की दौड़ का क्षेत्र है। ये कब से आपका है? चमकती सोने की दौड़ की रानी ने क्रोध से पूछा। मत भूलो, चमकती सोने की जनजाति अब मौजूद नहीं है और अभयारण्य एक मालिकहीन वस्तु बन गया है। चूंकि यह एक स्वामित्वहीन वस्तु है और यह मेरे टॉवर के नीचे दिखाई देती है, ये स्वाभाविक रूप से मेरी है। जहां तक आपके अस्तित्व की बात है, मैं इसे पूरी तरह से अनदेखा कर सकता हूं, है ना? जब तानजेन ने ये कहा, तो वह मुस्कुराया और चमकती सोने की दौड़ की रानी की ओर देखा, उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। चमकती सोने की दौड़ की रानी बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने अपना सिर उठाया और कहा, ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे वास्तव में अब स्थितियों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपके रवैये को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको मुझसे कुछ पूछना है। मैं इससे सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं इससे इनकार भी कर सकता हूँ। चूंकि यह एक सौदा है, आपको कम से कम निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी, इसलिए मुझे अपनी शर्तें बताएं। तानजेन ने अपने हाथ धोए और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने चमकती सोने की दौड़ की रानी से कहा, मैं तुम्हें सामान्य स्थिति में लौटने में मदद कर सकता हूँ, और मैं चमकती सोने की दौड़ के उन लोगों की भी मदद कर सकता हूँ जिनके पास तुम्हारे जैसी बुद्धि है, ताकि वे फिर से दिन की रोशनी देख सकें। हालांकि चमचमाती जाति के लोग जो राक्षस बन गए हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए, और उनमें से बाकी मेरे शहर के निवासी बन जाने चाहिए। साथ ही मैं आपको बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी ग्लिटर गोल्ड रेस की सारी तकनीक सिखाऊंगा। चमकती सोने की दौड़ की रानी हंसी। उसकी आवाज मधुर थी और उसने मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हें बड़ी भूख है, लेकिन स्थितियां अस्वीकार्य नहीं है। आखिरकार राक्षस बनने के बाद उन्हें चमकदार सोने वाले लोग नहीं माना जाता है, और उनके सामान्य स्थिति में लौटने की संभावना लगभग शून्य है। मैं बस उत्सुक हूं, आपको अपना आत्मविश्वास कहां से मिला? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपा देंगे और फिर तुम्हें धोखा देने के मौके का इंतजार करेंगे? तानजेन ने तिरस्कारपूर्ण भाव से अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे केवल आपकी तकनीक में दिलचस्पी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये होना ही चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मैं इसे प्राप्त न कर सकूं। हालांकि एक बार जब आपका चमकता हुआ सोने का कबीला मुझे छोड़ देता है, तो आपके लिए अंतहीन जंगल में जीवित रहना बिल्कुल असंभव है। तुम्हें बाहर निकलने के बाद पता चलेगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं या नहीं। जब तानजेन ने ये कहा तो उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट का एक निशान दिखाई दिया। इसके अलावा मेरे पवित्र ड्रैगन सिटी में मैं तुम्हें एक लंबा जीवन दे सकता हूँ। कुछ 100 वर्षों तक जीवित रहना कोई समस्या नहीं है। पवित्र ड्रैगन सिटी छोड़ने के बाद आपके नए शरीर 10 साल से भी कम समय में तेजी से बूढ़े हो जाएंगे। यदि मैं तुम्हारे शरीर बदल दूं तो ही तुम जीवित रह पाओगे। दांव के बारे में बात करने के बाद
तांग जेन ने अब कुछ नहीं कहा और चुपचाप चमकती सोने की दौड़ की रानी के निर्णय लेने का इंतजार करने लगी। हकीकत उनके सामने थी। यदि चमकती सोने की दौड़ की रानी नहीं चाहती थी कि पूरी दौड़ खत्म हो जाए, तो उसके पास तांग जेन की शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निश्चित रूप से, जैसा कि तांग जेन ने उम्मीद की थी, हालांकि चमकते सोने के कबीले की रानी थोड़ी अनिच्छुक थी, वह अंततः तांग जेन के अनुरोध पर सहमत हो गई और उसे बताया कि 30 से अधिक लोग थे जो अभी भी अपनी चेतना बरकरार रखे हुए थे। चमकती सोने की जनजाति में लगभग 10 लाख लोग थे, लेकिन उनमें से केवल 30 ने ही अपनी बुद्धि बरकरार रखी थी। यह एक भयानक रूप से कम अनुपात था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि चमकती सोने की जनजाति को पुनर्जीवित करने की रानी की इच्छा को हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। चमकती सोने की दौड़ की रानी से निपटने के बाद तांग जेन के दिल का एक बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया। अब जब उसे चमकती सोने की दौड़ की रानी का सहयोग प्राप्त हुआ, तो पूरे अभयारण्य में अब तांग जेन के सामने बोलने के लिए कोई रहस्य नहीं था। जिस गति से उन्होंने अभयारण्य को साफ किया वह भी बहुत बढ़ जाएगी। एक बार जब अभयारण्य साफ हो गया और उपयोगी सामग्री बाहर ले जाया गया, तो तांग जेन एक भूमिगत सहायक शहर का निर्माण कर सकता था जो पवित्र ड्रैगन सिटी से संबंधित था। चमकती सोने की दौड़ की रानी की उपस्थिति ने न केवल तांग जेन को बहुत समय और संसाधन बचाए, बल्कि युद्ध में हताहत होने से भी बचाया। इससे होली ड्रैगन सिटी को भी बहुत सारे लाभ प्राप्त करने में मदद मिली। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात थी। उन्हें उम्मीद थी कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा और कोई और दुर्घटना नहीं होगी। तांग जेन को चमकती सोने की दौड़ की रानी के वादे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था, क्योंकि जिस स्थान पर वह दिखाई दी थी वह बहुत संयोग था और उसने बहुत आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया। तांग जेन को अभी भी चमकती सोने की दौड़ के अभयारण्य के मूल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या चमकती सोने की दौड़ की रानी की उपस्थिति का भी उसे अपनी खोज जारी रखने से रोकने का इरादा था? अगर ऐसा होता तो तांग जेन की अभयारण्य में रुचि और भी अधिक मजबूत होती। अगर चमकती सोने की दौड़ की रानी ईमानदार थी, तो तांग जेन को उनकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगर उसके इरादे अथाह होते, तो तांग जेन को कोई आपत्ति नहीं होती। तांग जेन ने उसके दिल में ठंडक से ठहाका लगाया। उसने लापरवाही से उस चाकू को तोड़ दिया जिससे चमकती सोने की दौड़ की रानी ने उस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि इससे पहले तांग जेन को चमकती सोने की दौड़ की रानी और उसके लोगों के शरीर को बदलना पड़ा, इससे पहले कि वह अनुवर्ती मामलों के बारे में बात कर सके। नए निकाय के लिए 2 स्रोत थे। एक था तैयार शव का उपयोग करना और दूसरा था उसे स्वयं विकसित करना। तांग जेन ने कुछ समय तक इसके बारे में सोचा और फिर भी इसे खुद ही उगाने का फैसला किया। हालांकि यह थोड़ा जटिल था, फिर भी वह साधना प्रक्रिया के माध्यम से अनुभव जमा कर सका और अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए कुछ तैयारी कर सका। जहां तक नए शरीर को विकसित करने के लिए कच्चे माल की बात है, अभयारण्य में प्रचुर मात्रा में थे। वह जितने चाहे उतने हड़प सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। अध्याय 160। अध्याय 158। खेती। शरीर अनुवादक 54,96,90,339। जब तांग जेन ने कियान लोंग और दूसरे आदमी को इस मामले के बारे में बताया, तो उन दोनों के चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति थी। वे अभयारण्य को साफ करने की प्रक्रिया में भारी हताहत होने के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चमकदार सोने की दौड़ की रानी की अप्रत्याशित उपस्थिति से स्थिति में इतना बदलाव आएगा। ये पवित्र ड्रैगन सिटी के लिए बिल्कुल फायदेमंद था। चमकती सोने की दौड़ की रानी के सहयोग से तांग जेन को कोई कदम उठाने की लगभग कोई आवश्यकता नहीं थी। वे चमकती सोने की दौड़ के अभयारण्य को पूरी तरह से साफ कर सकते थे। चमकती सोने की दौड़ की वे हत्या करने वाली मशीनें पवित्र ड्रैगन शहर की लड़ाकू सहायक शक्ति भी बन सकती है। इस अवधि के दौरान तांग जेन बहुत अधिक निष्क्रिय नहीं रहेगा।
उसे अभी भी अपनी आत्मा के निवास के लिए एक शरीर विकसित करने की आवश्यकता थी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। आत्मा को निवास करने वाली गुप्त तकनीक को दर्ज करने वाली पुस्तक में आत्मा को निवास करने वाले शरीर को कैसे विकसित किया जाए, इसका एक विस्तृत रिकॉर्ड था। तानजेन ने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया था और अब उसके पास कुछ अंतर्दृष्टि थी। इस प्रकार का शरीर, जिसे राक्षसों के मांस और रक्त से तैयार किया गया था, में बहुत मजबूत शारीरिक शक्ति थी और यह मेजबान के लिए एक स्वस्थ और मजबूत शरीर प्रदान कर सकता था। हालांकि इस तरह के शरीर में एक दोष भी था, जो ये था कि यह सामान्य रूप से बच्चे को जन्म नहीं दे सकता था। तानजेन के दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे इसके समाधान का उपाय सोचना पड़ा, अन्यथा समय बीतने पर यह दोष एक विपत्ति में बदल जाएगा। जरा इसके बारे में सोचें, जब मूल दुनिया से अनगिनत लोग लाओचेंग दुनिया में आए और एक व्यवसाय को प्रबंधित करने के लिए सैकड़ों वर्षों का उपयोग किया और केवल ये पाया कि इसे विरासत में लेने वाला कोई नहीं था, तो ये कितना निराशाजनक होगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तानजेन के पास कुछ समाधान थे। सबसे पहले तानजेन मूल दुनिया के मानव शरीर को लाएगा जिसने लाओचेंग दुनिया में आत्मा का संचरण पूरा कर लिया था। फिर ये मूल दुनिया के निवासी युवा पीढ़ी को जन्म देने के लिए अपने मूल शरीर का उपयोग करेंगे। दूसरा था संतानों को उनकी मूल दुनिया में पालना और बड़े होने पर उन्हें लाओचेंग दुनिया में भेजना। तीसरा था संतान पैदा करने के लिए पर्याप्त बड़े शुक्राणु और अंडाणु बैंक का निर्माण करना। वास्तव में तानजेन के दिल में अभी भी चिंता का एक निशान था। चूंकि अन्य दुनियाएं नष्ट हो सकती थीं, मूल दुनिया के भी नष्ट होने की संभावना थी। यदि वह दिन वास्तव में प्रकट हुआ, तो लाओचेंग की दुनिया मूल दुनिया में मनुष्यों का शाश्वत घर होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसलिए पुनरुत्पादन न कर पाने की इस समस्या को जल्द से जल्द हल करना होगा, अन्यथा अंतहीन परेशानी होगी। तानजेन ने अपने दिमाग से गंदे विचारों को दूर फेंक दिया और अपने विचारों को वापस शरीर की खेती में बदल दिया। मात्र वृक्ष प्राप्त करने से पहले तानजेन केवल गुप्त तकनीक या मूल दुनिया की क्लोनिंग तकनीक के रिकॉर्ड के अनुसार एक आत्मा मेजबान शरीर बना सकता था। हालांकि मात्र वृक्ष और वृक्ष आत्मा कबीले की गुप्त पुस्तकें प्राप्त करने के बाद तानजेन के पास आत्मा मेजबान शरीर को विकसित करने का एक और तरीका था। माँ वृक्ष में खिलने और फल देने की क्षमता थी, जिसका उपयोग अपने बीज फैलाने के लिए किया जाता था। हालांकि यह मात्र वृक्ष की मनोदशा पर निर्भर करता था, और अगर उसे लगा कि यह आवश्यक नहीं है, तो वह इस क्षमता को बंद कर देगा। कई वर्षों के शोध और प्रयोगों के बाद ट्री स्पिरिट जनजाति ने एक विशेष विधि की खोज की थी जो मात्र वृक्ष के फलों के माध्यम से जीवन पैदा कर सकती थी। इन विशेष जीवन रूपों को प्रकृति की संतान कहा जाता था। वे मात्र वृक्ष के साथ संवाद करने की क्षमता के साथ पैदा हुए थे और वे इसके बेहद करीब थे। प्रकृति के बच्चे की शक्ति से वृक्ष आत्मा जनजाति ने 1000 साल की शांति बनाए रखी थी, लेकिन इससे वृक्ष आत्मा जनजाति का भ्रष्टाचार भी हुआ था। प्रकृति के बच्चे के पालन पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ और कीमती थीं। ये कहा जा सकता है कि इसे जितनी बार भी इस्तेमाल किया जा सकता था, वह सीमित थी। वृक्ष आत्मा जनजाति के नष्ट होने से पहले उनके पास प्रकृति के बच्चे के पालन पोषण के लिए कोई सामग्री नहीं थी। यदि उस समय प्रकृति संतान अस्तित्व में होती, तो वे समय पर मात्र वृक्ष के साथ संवाद करने में सक्षम होते और वृक्ष आत्मा जनजाति बिना किसी तैयारी के नष्ट नहीं होती। तानजेन को वृक्ष आत्मा जनजाति की प्राकृतिक बच्चे को विकसित करने की विधि बहुत पसंद आई थी। वह इसका उपयोग आत्मा के निवास के लिए एक शरीर विकसित करने के लिए करना चाहता था। चूंकि वह एक साधारण शरीर का विकास कर रहा था, इसलिए उसे उन दुर्लभ और कीमती सामग्रियों की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल साधारण राक्षसों के मांस और रक्त की आवश्यकता थी। मदर ट्री के मौजूदा स्तर के साथ यह एक बार में 100 शवों को विकसित कर सकता है, जो निश्चित रूप से तानजेन के उपयोग के लिए पर्याप्त था। बेशक ट्री स्पिरिट जनजाति की खेती पद्धति की पूरी तरह से नकल नहीं की जा सकती,
मूल गुप्त तकनीक में दर्ज कुछ चीजों को संदर्भ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तब तक ठीक था जब तक कि जिस शरीर में आत्मा का निवास था उसे विकसित किया गया। तांग जेन ने लिखने और चित्र बनाने के लिए एक कलम और कागज निकालते हुए सोचा। आधे दिन तक व्यस्त रहने के बाद अंततः उसने संतुष्टि के साथ अपने हाथ में मौजूद पेंसिल छोड़ दी और कमरे से बाहर मदर ट्री की ओर चल दिया। लिसा और अन्य लोग मात्र वृक्ष के नीचे खेती कर रहे थे। जब उन्होंने तांग जेन को आते देखा तो वे खड़े होकर झुकने वाले थे, लेकिन तांग जेन ने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। फिर वह सीधे मात्र वृक्ष के पास गया और उसे आकार दिया। थोड़ी देर देखने के बाद तांग जेन लिसा की ओर मुड़ी और कहा, मात्र वृक्ष से कहो कि मुझे आशा है कि यह 100 फल पैदा कर सकता है। मैं मानव शरीर विकसित करने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बना रहा हूं। लिसा का मुंह थोड़ा खुला था क्योंकि उसने झटके से सिर हिलाया। तांग जेन के निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मात्र वृक्ष के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में ली शा ने अपनी आंखें खोली। उसने तांग जेन की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मदर ट्री ने कहा कि वह सहमत नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा कि इस तरह का काम करना मांस और खून खाने से कहीं अधिक घृणित है। ये चाहता है कि आप हार मान लें। तांग जेन ने भावहीन ढंग से अपना सिर हिलाया और ली शा से कहा, मात्र वृक्ष से कहो कि उसे ऐसा करना है, या मैं शहर के भगवान के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करके उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करूंगा। लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा, हमें कोई अच्छा। लिसा ने सिर हिलाया और मात्र वृक्ष के साथ संवाद करना जारी रखा और एक पल के बाद उसे जवाब मिल गया। मां वृक्ष सहमत हो गया, लेकिन उसने एक अनुरोध भी किया, यानी आपको इसके मुआवजे के तौर पर चंद्रमा के झरने का पानी ढूंढना होगा, अन्यथा पवित्र ड्रैगन शहर का सहायक शहर बने रहने के बजाय इसे काटकर जला देना बेहतर होगा। ये ज्ञान के टॉवर की परेशानी थी। एक बार असंतोष पैदा होने पर हड़ताल या आत्मविनाश की भी संभावना थी। तांग जेन उस पर बहुत अधिक दबाव नहीं डाल सका, चूंकि मात्र वृक्ष उसे शरीर को विकसित करने में मदद करने के लिए सहमत हो गया था और उसने संबंधित शर्तें भी सामने रखी थी, इसलिए वह इसके लिए सहमत हो गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उसे चंद्रमा के झरने का पानी मिल सकता है, तांग जेन वास्तव में अपने दिल में आश्वस्त नहीं था। वह एक समय में बस एक ही कदम उठाएगा, अधिक से अधिक। वह भविष्य में अपने शरीर को विकसित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करेगा। इस तरह उसे मात्र वृक्ष के साथ मोलभाव नहीं करना पड़ेगा। तांग जेन और मात्र वृक्ष के बीच स्थितियां सुलझने के बाद होली ड्रैगन सिटी के निवासियों ने एक अद्भुत दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। मां वृक्ष, जो शांत और शांत था, अचानक कांप उठा। फिर मात्र वृक्ष की हरी पत्तियों के बीच नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से विशाल सफेद पंखुड़ियां उग आईं। हल्की हवा के साथ उन्होंने एक आकर्षक सुगंध उत्सर्जित की। लगभग 100 पंखुड़ियां खिलने के बाद मात्र वृक्ष का तना धीरे धीरे हिलने लगा। पीले पीले पराग नाचने लगे और पेड़ के मुकुट पर बिखरने लगे, जैसे हल्के पीले बादल मात्र वृक्ष के ऊपर आकाश को ढंक रहे हों। थोड़ी देर के बाद ये सफेद पंखुड़ियां मुरझाकर गिरने लगी। इसके बाद पंखुड़ियों से एक के बाद एक छोटे छोटे फल निकलने लगे। ये फल बहुत तेजी से बढ़े। उन्हें चक्की के पाट के आकार तक बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसी समय फलों के हैंडल फैलने लगे और जमीन पर झुक गए। 5 मिनट से भी कम समय में लगभग 100 मिलस्टोन के आकार के फल मात्र वृक्ष से गिर गए और अनगिनत लटकते पेंडुलम की तरह जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर रुक गए। अगर कोई फलों को ध्यान से देखे तो उन्हें पता चलेगा कि वे हवा में धीरे धीरे नाच रहे थे और ऐसा लग रहा था कि फलों के अंदर कुछ भी नहीं है। खिलना, परागण करना, फल देना और परिपक्व होना, प्रजनन की पूरी प्रक्रिया अनगिनत गुना तेज हो गई। ये थी मात्र वृक्ष के बारे में जादुई बात। तांग जेन ने मात्र वृक्ष पर लटकते फलों को ध्यान से देखा। कुछ देर तक उनका अध्ययन करने के बाद वह घूमा और होली ड्रैगन शहर के गोदाम में लौट आया। चूंकि उसके पास पहले से ही मात्र वृक्ष के फल थे,
इसलिए उसे अपने शरीर की खेती के लिए कच्चा माल तैयार करना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें।